माय नेम इज राजेश्वरी और मैं यूनिसेफ महाराष्ट्र की चीफ हूँ। विद दैट इंट्रोडक्शन आई नाउ शेयर विथ यू द प्रेजेंटेशन दैट आई विल मेक फॉर टुडे। Yes. I hope this is visible to all of you. Yeah. इसको देख पा रहे हैं? Yes. Good. Yes. Do you see this? By now you're very familiar with what is this Gola. This is the coronavirus itself. And I was trying to do a 3D. This is how it actually looks like. It's a 3D of the coronavirus for you. Okay. So, looking at what UNICEF is doing for changing emergencies, first of all, शायद आप लोगों को जानकारी जानने बहुत जरूरत है कि वो UNICEF, what is that acronym UNICEF standing for? It is United Nations International Children's Emergency Fund. इसीलिए मैंने UNICEF में E highlight किया है, that E is emergency. And in 1946 हमारी स्थापित हुई थी 1946 11th of December by the United Nations General Assembly, and at that time we came into existence exactly after the Second World War. Second World War में जैसे आप सब लोगों को मालूम होगा कि बहुत देशों में काफी बच्चों की मौत हो गई थी, महिलाओं की मौत हो गई थी, स्टारवेशन डेथ्स भी थे, काफी रोग फैल गए थे। इसीलिए 4 साल बाद यूनाइटेड नेशंस असेंबली, जनरल असेंबली ने यूनिसेफ को मैंडेट दिया कि आप न सिर्फ यूरोप में ही अपना काम करें, बट यूरोप के बाहर एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इतने बाकी 5 या 6 कॉन्टिनेंट जो बचे हैं उनमें भी आप काम करना शुरू करें बच्चों के लिए। सो इसलिए यूनिसेफ इज अ चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरीली स्टार्टेड फॉर इमरजेंसी। पर अगर हम अभी ये जो स्लाइड में टाइमलाइन दिखा रही हूँ, ये अभी तक भी हम इमरजेंसी ही करते आ रहे हैं। वर्ल्ड ओवर वी आर नोन कि कैसे हम उस लास्ट बच्चे तक, उस गरीब बच्चे तक, उस वल्नरेबल महिला तक हम पहुंच पाए, whether in an emergency situation or in a normal situation. So in 1953 we became a permanent organ of the United Nations, और उसके बाद the word international and emergency हमारे नाम से हट गया। We are now called United Nations Children's Fund, but फिर भी the acronym UNICEF ही रहा, तब से रहा और अभी तक UNICEF ही कहलाता है। हमने अभी क्या किया? We have led the child survival revolution, क्योंकि हमारा मकसद है बच्चों, इसीलिए 53 से लेके 80 तक हमने बहुत काम फॉर ट्रीटिंग द डिजीजेस शुरू किया। जैसे मलेरिया था, यॉज करके एक डिजीज था, YAWS, यॉज, ट्यूबरकुलोसिस था, एंड देयर वर मेनी अदर, मलेरिया था, देयर वर मेनी अदर सच डिजीजेस जो कि जिस पर हमने गवर्नमेंट के साथ करीब 190 गवर्नमेंट्स के साथ काम करके ग्लोबली वी हैव मैनेज्ड टू इरेडिकेट guinea worm, eradicate yaws. We are close on the way of tuberculosis as well. And many countries as we speak are also out of malaria. 1980 में हमने शिफ्ट किया, apart from treating a health pandemic, हमने सोचा कैसे वो डिजीज न आए लोगों तक। So the focus shifted from treating to preventing, and उस प्रिवेंशन में हमें अभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि काफी बच्चों की मौत को हम करीबन 80% तक उन 190 देशों में घटाया है। And notably, one of them is polio, one of them is guinea worm, many of these diseases which smallpox, ये तो eradicate ही हो गया, and then maternal tetanus, neonatal tetanus is also gone out of the world. So this is because of the support that UNICEF gave to the 190 countries जो कि हमारे member states हैं। बट फिर भी ये डेवलपमेंट काम करते करते हमने और क्या किया? हमने चाइल्ड लेबर पर काम किया, हमने डिकेड फॉर वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्च किया इन द ईयर ऑफ 1980-81। फिर 2000 आते आते हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर जिक्र किया, जो कि अब
15 साल बाद वो MDG जिसको हम जानते थे, अभी वो SDG भी बन गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बट उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इमरजेंसी को हमने नहीं भूला। वो इसलिए क्योंकि 2009 में हमें वी सॉ व्हाट वाज कॉल्ड अ स्वाइन फ्लू पैंडेमिक, जो कि बहुत देशों में अफेक्ट हुआ था। एंड हमने we managed to prevent outbreaks in 90 of those countries with swine flu, right? Then we had the Ebola in 2014, and today we are all facing the global pandemic of coronavirus. So what I'm trying to say is, जो हमने 1946 में emergency situation से शुरू किया, इन इतने सालों में, especially in the last decade, हमने मल्टीपल हेल्थ इमरजेंसीज भी देखी है, सच एज फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, बहुत कुछ हमने देखा है इन द लास्ट डिकेड. सो देयरफॉर यूनिसेफ्स रोल कंटिन्यूज टू बी वर्किंग इन इमरजेंसी, बट इमरजेंसी का नेम, फेस, टाइपोलॉजी बदलता रहा है. कमिंग बैक टू इंडिया एंड टू द कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोरोना, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र इज द वन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एज ऑफ 28th of April. पूरे देश में हमारा नंबर प्रथम स्थल पर है, इसीलिए वो कलर भी सबसे डार्केस्ट है. एंड इफ यू गो बाय व्हाट आर द एक्चुअल नंबर्स, वी हैव nearly 10,500 cases, which has now would have become 10,500. ये क्योंकि ये 28 अप्रैल की बात है और आज हम 2 मई पर हैं, ये नंबर भी और बढ़ गया होगा क्योंकि हर रोज extra number of cases are being detected. So we are 10,498 cases, active cases, of which 1773 recover होकर वापस discharge हो गए हैं, but at the same time तकरीबन 500 people have lost their lives. Number 2 position पर गुजरात है. Earlier it used to be Tamil Nadu next to Maharashtra, but now Gujarat has come next to Maharashtra. But Maharashtra की जगह जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है और अब तक we have managed to retain our first position. इसीलिए हम ये मीडिया ओरिएंटेशन आप लोग के साथ कर रहे हैं ताकि आप जान जाएं कि हम ये किस तरीके से देख रहे हैं और क्या हम कर पा रहे हैं. अभी इसको करने में हमें बहुत दिक्कतें आती हैं जो कि आपको शायद मालूम होगा और मैं आपको और उसके बारे में और क्लैरिफाई करना चाहूंगी. फर्स्ट इज, जैसे आपको मालूम ही है that we are a big country, but it is not the numbers that matter. The fact is हमारे urban population, मतलब जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है. एंड वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये प्रॉब्लम है कि वो जो शहरी क्षेत्र में है उनमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तकरीबन 40% ऐसे लोग हैं जिनका ना तो ढंग का घर है, ढंग का पानी है, ढंग का स्वच्छता है, ना पढ़ाई है, ना स्वास्थ्य है. और मुंबई ऐसी शहर है जिसमें उसका डेंसिटी, अगर आप मतलब कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर माइल में रहते हैं, इट इज एज गुड एज हाई एज 80,000 पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर माइल. एंड अगर हम धारावी की बात करें जो कि एक स्लम है मुंबई में, उसका तो डेंसिटी इज नियरली 860,000 पीपल पर स्क्वायर माइल. So this is why the problem of urban slums is a challenge for addressing COVID. फिर दूसरी जो इश्यू है वो ये है कि काफी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जिसमें ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो तनख्वाह आती है, ना तो इंश्योरेंस है, ना किसी भी तरह की बेनिफिट्स होते हैं. ये जब काम करेंगे उनको तनख्वाह मिलेगा, जब जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन उनको तनख्वाह नहीं मिलता है. सो दे आर लार्जली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड तकरीबन 30% ऑफ द पॉपुलेशन इनमें ऐसे हैं जिनका घर इधर नहीं है, बाकी स्टेट्स में से इधर आकर सेटल हो गए हैं. एंड देयर इज आल्सो केसेस विद इन द स्टेट वेयर पीपल गो आउट फॉर माइग्रेशन, जैसे शुगर केन का हो, कंस्ट्रक्शन का हो या ब्रिक फैक्ट्री का हो. ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है फॉर अस इन द चैलेंजेस फॉर कोरोना वायरस. तीसरी जो मुद्दा है वो ये है कि सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वच्छता और पर्सनल हाइजीन बहुत ही पुअर है इन स्लम एरिया में, जिसके कारण बाकी सब सेवाएं भी मिलना बहुत मुश्किल है. और लोगों में ऑलरेडी उनका जो पोषण का स्तर है वो ऑलरेडी पुअर है. एंड दे आल्सो हैव हाई लेवल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन, जिसके एंड वी आर आल्सो द बॉम्बे इज द कैपिटल फॉर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इन द वर्ल्ड. तो ये 3-4 कारण अगर जुड़ जाएंगे एक ही जगह में
तो इसीलिए तो महाराष्ट्र के केसेस देश में सबसे ज्यादा हैं। In addition, we have people with blood pressure, diabetes, chronic lung diseases, जिसके कारण भी वो कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने में more susceptible हैं। This is why again this is comorbidity. उनका खुद का प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन का, उसके अलावा वो ससेप्टेबल हो जाएंगे कोरोना वायरस के लिए भी। और लास्ट जो चैलेंज है कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितने लोग हैं, जितने सप्लाईज है इक्विपमेंट की या ड्रग्स की, जिस संख्या में लोगों का केसेस हो रहा है पॉजिटिव, उस संख्या में हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीट नहीं कर पा रही है। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू ट्रैक एवरी पर्सन who is positive and go backwards कि उस पॉजिटिव आदमी या औरत ने किन किन लोगों के साथ कांटेक्ट में आया है, उसको कांटेक्ट ट्रेसिंग जिसको हम कहते हैं, वही बहुत बड़ा मुश्किल अभी हमको सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज उतना लोग मैन पावर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है जो कि कंटेनमेंट जोन वार्ड बाय वार्ड ये काम कर सके। So in this light, what is our role for the coronavirus in Maharashtra? So the biggest player is the government of Maharashtra itself, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, the Department of Medical Education and Research है, DMER. There is a State Disaster Management Authority जो कि सारे emergencies को coordinate करेगा. Then there is also an Urban Development Department जो कि क्योंकि ये कोरोना वायरस शहरी क्षेत्र में ही ज्यादा है, सो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी भागीदारी बहुत बनता है। इसके अलावा और भी विभागे हैं जैसे रेवेन्यू है, रिलीफ है, एग्रीकल्चर है, विमेन एंड चाइल्ड है, पर मुख्यतः ये 4 विभाग हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस काम में जुड़े हैं। और इनके डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पैंडेमिक को लीड करता है, न सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे देश में। और यूनिसेफ दूसरी संस्था है जो कि बिहेवियर चेंज और सोशल मोबिलाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सहायता देती है। नाउ हमारा प्रिंसिपल्स क्या है इन एन इमरजेंसी? 1, हम बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच नहीं ले पाएंगे, हमको तुरंत एक्ट करना पड़ेगा। अगर खबर आई कि इस कंटेनमेंट जोन में 100 नए केसेस हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन 100 कंटेनमेंट जोन्स में जहां पॉजिटिव हैं, उनकी बच्चों की और महिलाओं की क्या हालत है। वी हैव टू एक्ट फास्ट, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, मतलब हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं टिक पाएंगे, हमको अडेप्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन के हिसाब से। We cannot have one strategy जो कि पूरा महाराष्ट्र के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि हर जगह का अपनी खासियत है और हर जगह का अपना अहमियत भी है। सो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है, it should be adapted to the local situation. एंड हम जो मैसेजिंग देना चाहेंगे, अभी आज हम आपको दे रहे हैं, दिस मैसेजिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड कि मैं आपको कुछ हिस्सा दे दूं और मैं मिनिस्टर्स को कुछ और दूं। द मैसेजिंग मस्ट बी द सेम, जो मैं आपको दे रही हूँ वही मैं धारावी लोगों को भी दूंगी, वही मैं सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दूंगी। सो देयर इज नो डिवाइडेड मैसेजिंग। दिस कोरोना वायरस जरूर हेल्थ पैंडेमिक है, पर सिर्फ हेल्थ का ही काम नहीं है, उसमें बाकी सेक्टर्स की भी बहुत जरूरत है। दैट इज व्हाई इट्स अ मल्टी सेक्टोरल रिस्पांस। और क्योंकि WHO और यूनिसेफ दोनों एक यूनाइटेड नेशंस के अंग हैं, वी हैव टू वर्क टुगेदर एज वन UN एक्शन प्लान। एंड इसमें ना हम कोई भेदभाव दिखा सकते हैं कि मैं नासिक में नहीं करूंगी या मैं बॉम्बे में नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पुणे में करूंगी। नो, बिकॉज जैसे कोरोना वायरस ना तो जात, भेद भाव, रिलीजन, कास्ट को देखता है, हमारे भी प्रिंसिपल्स ऐसा है कि वी विल नॉट लुक एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर, one population and another, or one religion and another. It has to be equity based. अगर ये principles हैं हमारे, तो हमें 3 एरिया में हमारा रोल स्पष्ट है। एक जो हम WHO के साथ कर चुके हैं वो है, we have developed and implemented a risk communication and community engagement plan for the COVID with the help of government of Maharashtra in the public health department. इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, बट इट इज हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू रिमूव ऑल द जो भय है लोगों में कि अरे अगर मैं बाहर जाऊं तो मेरे को कुछ हो जाएगा,
अगर वहां का 10 मीटर दूर किसी ने छींका तो क्या मेरे को आ जाएगा, कि क्या मैं अगर धूप में खड़ी रहूं तो मेरे को कोरोना वायरस नहीं होगा। इस तरह से बहुत गलत फहमियां है जिसको हमें हटाना होगा। That is what RCCE is about. It is about risk communication and कैसे हम लोगों की सहभागिता लें अपने काम में। सेकंड इज, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, इट इज अ मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स। देयरफॉर हमें हेल्थ की भी जरूरत है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब बच्चों की संरक्षण करना भी इस कोविड रिस्पांस में बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा कि बहुत जगहों में बच्चों ही बहुत एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं। कहीं उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए लिया जाता है या उनके साथ जल्दी शादी करके उनको भगाया जाता है या उनको स्कूल से निकाल देते हैं। तो इसमें ज्यादातर और ऐसे बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, उनको बिना बताए उनको घर को वापस कर दिया जाता है और उनके पेरेंट्स को खबर तक नहीं है कि उनकी बच्ची वापस आ रही है। सो ये सब बच्चों की संरक्षण के बारे में भी कोविड रिस्पांस में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और ये जो हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश, एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन का 5 सेक्टर है, उसको हम फाउंडेशन में कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट हम करते हैं। मतलब हर एक को अपना एटीट्यूड, अपना नॉलेज, अपना प्रैक्टिसेस को कोविड के हिसाब से बताने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन एडवोकेसी का भी रोल है जो कि आज हम आपके साथ कर रहे हैं। ये जो मीडिया ओरिएंटेशन है, दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप 1। वी आर पार्टनरिंग विथ यू ताकि आप यही सही मैसेज दूसरों को दें एंड हम आपको कम्युनिकेट इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आप यही सही तरीके से आपके जो आउटरीच है उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे। सो इसलिए बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन एडवोकेसी पार्टनरशिप, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश, एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक फाउंडेशन रहता है, इट कट्स अक्रॉस। फिर तीसरा जो हमारा रोल है कि कैसे हम कॉर्पोरेट्स के साथ सहभागिता करके उनके पैसे लेके हॉस्पिटल्स में जो बहुत जरूरी है, इधर इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां हैं जो सरकार के पैसे नहीं है, हम CSR के माध्यम से उन हॉस्पिटलों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर हम ये रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को देखें तो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। जो नीचे आप येलो का देख रहे हैं, 1 इज जैसे इमर्ज हुआ, ये तो वुहान से शुरू हुआ चाइना में, उस समय हम स्टेज 1 में थे। फिर पहला केस केरला में आया और वहां से बॉम्बे, पुणे आकर फिर हर जगह फैल गया। सो राइट नाउ वी आर इन स्टेज 2 एंड इन स्टेज 3। स्टेज 2 इज जहां पर लोकल ट्रांसमिशन हो जाता है और जहां जहां वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं उनके आजू बाजू के लोगों को ये स्प्रेड होने की हर संभावना है। हम उसी स्टेज में हैं, दैट इज आउटब्रेक इन लोकल ट्रांसमिशन। फिर स्टेज 3 एंड 4 इज व्हाट इज एपिडेमिक व्हेन इट बिकम्स इनटू द कम्युनिटी। फिर वो बहुत मुश्किल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में एंड फाइनली इट इज कंट्रोलिंग दैट वायरस। तो अगर हम इस स्टेज से जाएं तो हमारा इन इमरजेंट सिचुएशन इट इज अर्ली डिटेक्शन। पहले डिटेक्ट करना होगा किसको पहला आया और उसको कैसे हम आइसोलेट करें ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट न करे। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज टू कंटेन द इन्फेक्शन। अगर हमने देख लिया कि ऑलरेडी इस मोहल्ले में करीब 100% लोगों को हो गया तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उन 100% जोन में वहां के लोग बाहर न जाएं और बाहर के लोग अंदर न आए। दिस इज द कंटेनमेंट एक्शन। एंड जो तीसरा मुद्दा है इज मिटिगेशन। वंस वी हैव कंटेन द वायरस, फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे मेजर्स, ऐसे हम रणनीति तैयार करेंगे, स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे जिससे ये पैंडेमिक यहाँ से निकल जाएगा, हम इसका खात्मा कर सकते हैं एंड वी आर एबल टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस। सो ये 3 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू the 4 stages given below, stage 1, stage 2 and the combination of stage 3 and 4. तो इसमें यूनिसेफ क्या करता है? Sometimes as part of early detection, ऐसा जरूरी नहीं कि early detection होने के बाद ही हम containment में जाएंगे, क्योंकि ये early detection containment में बहुत overlapping की संभावना है। तो इसमें हम मीडिया हाउसेस को और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मैसेजेस के माध्यम से देना चाहेंगे ताकि वो दूसरों को सही बताएंगे। जैसे आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है,
दिस इज पार्ट ऑफ दैट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, ताकि आप कोरोना के बारे में सही समझेंगे और लिखेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे, और जब आप किसी से सवाल पूछेंगे आप इस जानकारी के साथ ही आप सवाल पूछेंगे। IMA is Indian Medical Association, Indian Academy of Pediatricians and private doctors, उनको भी सेंसिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, तो उन प्राइवेट डॉक्टर्स तक ये कोविड के बारे में बताना बहुत जरूरी है। फिर स्पेशल मीडिया बुलेटिन्स भी निकालते हैं एवरी टाइम, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स डज इट, कि आज के हाल स्थिति में इस प्रदेश में मुंबई में इतने केसेस हैं, पुणे में उतना है, भिवंडी में उतना है, जिला बाय जिला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक मीडिया बुलेटिन हर दिन शाम को निकलता है। दूसरा जो माध्यम है इस कम्युनिटी रेडियो, ऐसे जगहों में जहां इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, पेपर नहीं है, और है भी तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से ऐसे लोगों, ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम बता सकते हैं कि कोविड क्या होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वी कैन लुक एट मास मीडिया लाइक टीवी और रेडियो, जैसे आज शायद इन पैनल में कोई आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से है, you are a very good medium to pass on the messages through your program. Then there are people with Marathi TV, TV9 and other local newspapers in Marathi. You have the outreach to speak about coronavirus through your local papers. Then there are public service announcement, जो माइकिंग करते हैं कि जैसे एक कंटेनमेंट जोन बंद होने वाला है तो वो पहले माइक्रोफोन लगाकर अनाउंस करेंगे कि ये होने वाला है। और जैसे अभी हम होली मंथ ऑफ रमजान में गुजर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट इन मेनी मॉस्क दे एक्चुअली मेक द अनाउंसमेंट कि कोई भी नमाज अपने अपने घरों से करें, दे डू नॉट कम टू द मॉस्क, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डू एज पार्ट ऑफ द कंटेनमेंट, द मिटिगेशन एंड द अर्ली डिटेक्शन फॉर RCCE. Now I go to specific of health. मैंने बोला था कि it is not health led, there are other sectors also. अभी मैं सेक्टर बाय सेक्टर में ये बताना चाहूंगी कि यूनिसेफ कर क्या रहा है। So for health sector हम दो पिलर्स पर फोकस करेंगे। वन, कि कैसे हम इन दिनों में भी, जैसे कोविड आने के पहले जैसा एक कार्यक्रम था which is called RMNCHA, that is reproductive, maternal, neonatal, child health and for adolescents. So ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए, जिससे उनको इम्यूनाइजेशन सर्विस मिलेगा, एंटीनेटल केयर मिलेगा, लड़कियों को आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स भी मिलेंगे। ये सब कोविड आने के पहले भी चल रहा था। अभी कोविड आने के बाद कुछ सर्विसेज में इम्पैक्ट जरूर हुई है, पर हमें जरूरत है कोविड के जमाने में कि ऐसे सर्विसेज को इंटरप्ट न करें, जो पहले था वैसा ही कंटिन्यू करना होगा। और उसके लिए किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, किस तरह से सरकार को मदद कर सकते हैं, ये हमारी रोल होगी फर्स्ट पिलर में। और सेकंड पिलर में स्पेसिफिक टू कोविड, जिसमें हम प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मैंने बताया था इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन को ओरिएंट करके वो अपने पेशेंट्स को या अपने आउटरीच को बता सकते हैं। We can also promote infection prevention control. IPC is infection prevention control. जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैसे हम ऐसे सुविधाएं दे सकते हैं जिससे जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं उनको दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसमिट न करने के लिए we can institute infection prevention control mechanism, एक हॉस्पिटल में भी और सेकेंडली कम्युनिटी में भी, मतलब समुदाय में भी। Then the third is हम कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को साइको सोशल सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, भले वो आशा हो, ANM हो या कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर हो अर्बन एरिया में, या मेडिकल डॉक्टर भी हो, वो बहुत स्ट्रेस में है और उनको भी कहीं ना कहीं भय है कि अगर मैं किसी के घर जाऊं अपने ड्यूटी के लिए तो कहीं मेरे को ना आ जाए, तो वो साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रेस में है, तो उनको ये साइको सोशल सपोर्ट देना भी हमारा दायित्व बनता है हेल्थ में। नाउ वी गेट इनटू न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में देयर आर 5 पिलर्स। वन, कैसे हम लड़कियों और महिलाओं के हित में ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे न्यूट्रिशन सर्विसेज कंटिन्यू करें एज इट वाज बिफोर, और इसमें जरूरत है दैट वी डेवलप
प्लान्स फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स कि वो भी समझे कि कोविड के टाइम्स में उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? देन वी लुक एट हाउ डू यू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज अब कुछ दवाई नहीं चाहिए, ऐसे जो बच्चे अभी पैदा होते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम्स उनको कोविड बेबीज कहलाते हैं, कम से कम उनको तो वी हैव टू कंटिन्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट importance of breastfeeding in order to stay healthy. Then we also have to include training for आंगनवाड़ी वर्कर, ICDS supervisors, ये भी बहुत जरूरी है for continuing the services, क्योंकि वो पहले भी कोविड के पहले भी वो प्रेग्नेंट विमेन के लिए एंटीनेटल केयर दिया करते थे, महिला की वेट गेन लेते थे, आयरन फोलिक टैबलेट देते थे, that has to continue even now. और विटामिन ए डीवर्मिंग भी जो साल में 2 बार दिया करते थे वो अभी भी कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। फाइनली जो है, देयर आर सम चिल्ड्रन जो बहुत ही तीव्र रूप से कुपोषित हैं, उनको हम सिवियरली अक्यूट मैलनरिश्ड बोलते हैं, सैम, और उनको हॉस्पिटल में आने की बहुत जरूरत है, स्पेशली इन व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। उन ऐसे सेंटर्स हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में जिसमें उस बच्चे को बुलाया जाता है, उसका वेट गेन, उसका खाद्य पर ध्यान दिया जाता है, और माँ को भी बताया जाता है कि किस तरह से वो घर में जाकर उसको तरह तरह के खाना बना सकती है। सो दिस फैसिलिटी मैनेजमेंट and at the nutrition rehabilitation center has to continue despite COVID, right? Then we talk of monitoring. अगर हम न्यूट्रिशन सिस्टम्स को मॉनिटर करेंगे तो हमारे पास डेटा आएगा कि किस एरिया में कितने बच्चे पहले कुपोषित थे, पहले लाल में थे अभी हरा में आ गए, या पहले हरा में थे और अब लाल में चले गए। ये सब इसको जानकारी लेने के लिए हमको न्यूट्रिशन सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग की जरूरत है। एंड फाइनली काफी CSOs हैं, काफी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमें पार्टनर करके we have to facilitate the coordination for the nutrition response. I now go to water supply, sanitation and hygiene, जिसमें 4 pillars हैं again. One is facility level. So ये जो पहले मैंने हेल्थ में बताया था, हेल्थ केयर में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, इन वाटर सप्लाई इट मीन्स दैट उसी हॉस्पिटल में हमें 24 घंटे कैसे वाटर सप्लाई मिल सकता है उस हॉस्पिटल में, फंक्शनल टॉयलेट हो सकते हैं, हैंड वॉश, बिकॉज इसका मेन मैसेज जो कोरोना वायरस का रोकथाम के लिए है वो ये है कि हमें हाथ अपना हमेशा धोना चाहिए साबुन के साथ। एंड हाउ डू यू इंश्योर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी हॉस्पिटल की IPC की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Then we promote social distancing through community relays, that is through सरपंच, स्वच्छग्राहीज, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के माध्यम से हमें उनको ये बताना जरूरी है। We have to also talk to them about solid waste management and ensure that ये जो स्वच्छग्राही है या सफाई कर्मी है उनको हम सेफ्टी इक्विपमेंट दे, जैसे PPE, that is पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो वो पहनकर ही वो काम करे, वो कचरा निकाले, न कि अपने हाथों से जाकर कर दे, क्योंकि उसमें भी स्प्रेड होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। एंड फाइनली जो कोविड के पहले हम काम किया करते थे वो भी उसको कंटिन्यू में रखना है, जैसे स्वच्छता, साफ पानी, आंगनवाड़ी में पानी, हेल्थ फैसिलिटी में पानी, स्कूलों में पानी रहना जरूरी है, और लोगों की मानसिकता चेंज करना है कि हाउ डू यू यूज हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग कोविड। देन वी गो टू चाइल्ड प्रोटेक्शन, जिसमें भी 4 पिलर ऐसे हैं। फर्स्ट इज हाउ डू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड, जिसको पॉजिटिव हो गया। उसके अंतर्गत 1-2 ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, और जब वो अपने बच्चे को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ गाइडलाइंस हमें तैयार करके उनको देना है, जिस हिसाब से वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अपने बच्चों को उनको घरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकते हैं। वी टॉक ऑफ मेंटल हेल्थ, और इसके लिए चाइल्ड लाइन एक संस्था है जो कि पूरा इंडिया में एक हेल्पलाइन नंबर है, जिससे कोई भी बच्चा कहीं भी हो इंडिया में अगर वो फोन करेगा, सो एंड इफ द चाइल्ड इज इन नीड ऑफ एनी सपोर्ट, या तो अपना माँ बाप खो बैठी है, या अपना पता भूल गई है, या कुछ भी हो, वो चाइल्ड लाइन नंबर को फोन करने से उसको सपोर्ट मिल जाएगा। पर उन चाइल्ड लाइन वर्कर्स के लिए साइको सोशल सपोर्ट का पैकेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वर्कर्स दिन भर काम करते आ रहे हैं।
देन हाउ डू यू प्रिवेंट अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, इसका भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा कि बहुत अभी हाल ही में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद बहुत सारे मर्द अपने घर में बैठे क्योंकि उनका काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और एक आदमी ने अपनी बीवी को ऐसा जोर से मारा कि उसके जो रिब्स है चेस्ट एरिया में वो टूट गया, और जब वो गई हॉस्पिटल तो कोई उसको देखने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो तो सब कोरोना में लगे थे। सो हाउ डू यू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ताकि वो उस महिला ओपीडी को जाने की जरूरत भी ना हो, ये हमारा मकसद है अंडर प्रिवेंशन। एंड देन to continue the work that we were doing before COVID for child protection. Now I get into education. इसमें भी दो पिलर हैं. One, how do you support school age children, teachers and school management committee members? हर पंचायत में एक SMC होता है, गठित होता है. How do you promote messages of gender responsive messages? मतलब अभी लॉकडाउन में हमारे घरों में क्या हो रहा है, कोई तो काम वाली नहीं है, कोई बर्तन वाली नहीं है, हम ही सब लोग सब रोल्स को हम अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप अपना टीवी देखता ही जाएगा और माँ काम घर में काम करती रहेगी, किचन का काम। वी हैव टू मेक बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पॉन्सिव टू डू द हाउसहोल्ड कोर। दैट इज व्हाट दिस कम्युनिकेशन इज अबाउट। और सेकंड जो पिलर है कि जैसे बच्चे अभी स्कूल नहीं है तो घर से वो कैसा शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिनके पास इंटरनेट है उनके तो कंप्यूटर में लेसन्स आ जाएगा, पर हम ऐसे आदिवासी शहर के बच्चे, ऐसे गरीब बच्चों के बारे में भी हमको सोचना है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शंस है घर से सीखने के लिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्स टू एजुकेशन। और लास्ट में है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब हमें ऐसी तैयारी करना है ताकि आगे कोई पैंडेमिक आए या सुनामी आए या कुछ भी हो जाए, जैसे बहुत बारिश हो गया अभी, जैसे मैं पढ़ रही हूँ कि एक महाराष्ट्र में बहुत जोर से और जबरदस्त हीट वेव आने वाला है, तो काफी लोगों की मरने की भी संख्या है, न कि कोविड से बट बहुत प्रचंड गर्मी से। तो हमें ऐसे प्लान्स में तैयार करके रखना है ताकि हमें उस हीट वेव में भी हमारे पास सोल्यूशन पहले ही हमें रेडी करके रखना है। और उसमें हमें मदद कौन करेगा? ये जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, रिलीफ कमिश्नर हैं, वी कैन वर्क विद देम एंड विद द सिविल सोसाइटी टू प्लान फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड इसमें वो अपना रैपिड नीड असेसमेंट भी कर सकते हैं, वेदर अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, एंड मेक अवेलेबल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर अदर ग्रुप्स। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एज यूनिसेफ इन एडिशन टू मल्टी सेक्टोरल, मैं एक स्टेट लेवल व्हाट्सएप ग्रुप की एक सदस्य हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोरोना कंट्रोल CSR के नाम से जाना जाता है, और उसमें काफी डोनर्स अपना इसमें आ गए हैं। और कभी भी किसी हॉस्पिटल में किसी इक्विपमेंट की जरूरत है तो हमारा काम बनता है कि हम उस डोनर के पास जाएं और उनको लिंक करें उस हॉस्पिटल के साथ जिसको किसी इक्विपमेंट की जरूरत है। और हमें खुशी है बताने के लिए कि हमने Hyundai के साथ एस्टैब्लिश किया है, DBS बैंक के साथ एग्रीमेंट रखा है, रोटेरियंस और लायंस ने हमें बहुत मदद की है, इंक्लूडिंग JSW जो कि जिंदाल स्टील वर्क्स हैं, टू लेवरेज फंड्स फॉर कोविड रेस्पॉन्स। और बहुत सारे अपील लेटर्स भी CSR को गया है फॉर मेडिकल सप्लाई, जिसके कारण काफी कुछ फंडिंग भी सामने आ गया है। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग नाउ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल फॉर हैंड वॉशिंग स्टेशंस इन अर्बन स्लम्स, क्योंकि अर्बन स्लम में जगह की बहुत कमी है। देयरफॉर अगर एक ही जगह में 4-5 लोग साथ साथ हाथ अपना वॉश कर सकते हैं तो फिर they will not have to walk 10 kilometers to go for a hand washing station. And finally बजाज से भी हमारी बातचीत हुई है कि कैसे हम औरंगाबाद और पुणे, क्योंकि उनका इंडस्ट्रीज वहां पर स्थित है, how can they help us with money for providing a response to coronavirus. So I stop there. Thank you. थैंक यू राजेश्वरी फॉर योर आपके प्रेजेंटेशन के लिए, जहां आपने यूनिसेफ का क्या रोल रहा है और अभी कोरोना का क्या सिनारियो है उसके बारे में आपने जानकारी दी। मैं अभी खनींद्र भुइया को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो हमारे हेल्थ स्पेशलिस्ट है महाराष्ट्र में, वो आपसे बात करें थोड़े और डिटेल में कि कोरोना का अभी महाराष्ट्र में क्या सिनारियो है और
गवर्नमेंट क्या कर रही है, और खासकर स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है कोरोना को लेकर। जैसे राजेश्वरी ने कहा, आप लोगों से बात करने का एक बड़ा हमारा जो मकसद है वो ये कि कोरोना को लेकर बहुत सारे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जुड़ जाते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं उनको अपने घरों में जो सोसाइटीज हैं वहां पे काफी स्टिग्मा फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी खनिंद्रा, आप अपना प्रेजेंटेशन रखें मीडिया लोगों के सामने। थैंक यू। थैंक यू स्वाति। एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के बाद राजेश्वरी मैडम का मैं सोच रहा हूँ मैं कि कैसे प्रेजेंटेशन करूँ और क्या किस किस मुद्दों के ऊपर बात करूँ। बहुत सारा इश्यूज राजेश्वरी जी ने कवर किया है, लेकिन मैं जो प्रिवेंशन और सेफ प्रैक्टिसेस और जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। और मैं ये प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों का अगर कुछ सवाल या प्रश्न है वो भी मैं एड्रेस करूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? खनिंद्र दिख रहा है। तो सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो एज ऑफ यस्टरडे 1 मई ग्लोबली 3,31,75,207 COVID-19 cases have been infected. उसमें से 84,771 न्यू केसेस इन लास्ट 24 आवर्स और टोटल 2,26,172 डेथ हुआ है और 6,403 डेथ्स हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर्स। और जो कोविड एपिडेमिक है वो 200 देशों में फैल गया है। और अगर इंडिया का सिचुएशन आप देखेंगे तो टोटल कंफर्म केसेस है ऑलमोस्ट 37,262। उसमें से 10,000 के आसपास लोगों का रिकवरी हुआ है और 1,223 लोगों का मौत हुआ है। राजेश्वरी जी ने भी बताया था कि महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन है। करीबन 11,506 लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुआ है। जो दूसरा स्तर पे है, सेकंड पोजीशन में है, वो है गुजरात। गुजरात में 4,721 पर्सन्स पॉजिटिव है और दिल्ली तीसरा पोजीशन में है। अगर महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे तो ये 10 सिटीज या जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा केसेस है और उसमें से सबसे ज्यादा केसेस है कोविड-19 का मुंबई में, पुणे में और ठाणे में। ये 3 सिटीज में 88% ऑफ टोटल जो स्टेट का महाराष्ट्र का जो केस लोड है उसका 88% ये तीनों सिटी में है और उसमें से भी सबसे ज्यादा है मुंबई में। आपको राजेश्वरी जी ने बताया था कि मुंबई का वल्नरेबिलिटी क्यों इतना ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। 50% लोग स्लम में रहता है। स्लम में जो लोग रहता है उनका घर बहुत छोटा है, 1 रूम का घर है, वहाँ 6-7 आदमी को रुकना पड़ता है। कॉमन टॉयलेट्स है, कॉमन वाटर कलेक्शन पॉइंट्स है। ये सब इश्यूज के कारण मुंबई में, पुणे में और ठाणे में कोविड-19 का केसेस सबसे ज्यादा है अभी महाराष्ट्र में। और ये मैप है मुंबई का, जहाँ जहाँ कोविड-19 का कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा मुंबई में ऐसा बहुत कम जगह है जहाँ कोविड-19 का केसेस नहीं है और अब तक मोर देन 800 से ज्यादा कंटेनमेंट एरियाज है मुंबई में। और
ये सारा जो कंटेनमेंट एरियाज है वो हर लोकेलिटीज से है। ये एपिडेमिक कैसे शुरू हुआ था ये आप लोगों को शायद मालूम है कि चाइना का जो वुहान सिटी है, हुबेई प्रोविंस में, वहां से ये शुरू हुआ था। कुछ लोगों का निमोनिया हो गया था और जो निमोनिया है उसका कुछ कारण जो बैक्टीरिया है वो वायरस है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसलिए जब डॉक्टर लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक नया वायरस आ गया है। और ये पहला जो 41 केसेस है, पेशेंट्स है, उन लोग सब लोग एक सी फूड मार्केट में गया था। तो इसके बाद बहुत जल्दी ही साइंटिस्ट ने ये वायरस को आइसोलेट कर पाया। पहला केसेस जो था वो 12 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद 31 दिसंबर को चाइनीज अथॉरिटी ने WHO को अलर्ट किया। फिर ऑन 3rd of January WHO India was informed. On 7th of January the virus which is causing, जिस वायरस के कारण से ये निमोनिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ये बहुत जल्दी ही वायरस का आइसोलेशन किया हुआ था। पिछले जो एपिडेमिक्स था या वायरल डिजीजेस था, उस सिचुएशन में वायरस को आइसोलेट करने के लिए काफी समय लग गया था। लेकिन अभी हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है, इसीलिए बहुत जल्दी ही इस वायरस को आइसोलेट कर पाया। ये कोरोना वायरस का पिक्चर आपने राजेश्वरी जी का पहला स्लाइड में भी देखा था। ये RNA वायरस है और बहुत अलग अलग टाइप्स है। और इसके अलावा भी कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसके अलावा भी जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, 2002 में ये एपिडेमिक हुआ था। और मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये 2012 में मिडिल ईस्ट में हुआ था। ये सब बीमारी भी कोरोना वायरस के कारण से ही होता है। और ये कॉमन कोल्ड जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, 10 to 30% of such upper respiratory tract infections are caused by coronavirus of different subtypes. ये आप लोगों को मालूम है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक जो पीड़ित आदमी है उसका जो खांसी है या स्नीजिंग है, मोस्टली इट इज कफ, खांसी से जो वायरस है उसका पार्टिकल एयर में फैल जाता है और साथ में जो वाटर वेपर का ड्रॉपलेट है उसमें ये वायरस मिक्स्ड रहता है। और ये दूसरा आदमी के शरीर में तो एयरबोर्न या एयर के थ्रू जाता है, नहीं तो जो सरफेसेस में ये वायरस रहता है वो सरफेसेस अगर आप टच करते हो और टच करने के बाद अपना मुंह, नोज, माउथ, नोज, फेस टच करने के बाद then it goes to the lung, the nose, the pharynx, the throat. उसी तरह से ये वायरस का ट्रांसमिशन होता है। मेनली जो ड्रॉपलेट है वो एयरबोर्न है, हवा के माध्यम से वो फैलता है। और ये वायरस थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं फैलता है। मैक्सिमम डिस्टेंस पेशेंट से 4 मीटर तक वो वायरस मिला है। इसका मतलब यह है कि 4 मीटर के दूरी के बाद ये वायरस हवा में नहीं फैलता है। Can you make your screen full screen, Khanindra? ओके, तो ये ट्रांसमिशन के बारे में है। और वायरस बहुत समय आउटसाइड में रह सकता है, जैसे आपका 1-2 दिन तक वो नॉन पोरस सरफेस में रह सकता है। स्टील और मेटेलिक सरफेस में 5-6 दिन तक रह सकता है। और if the virus is boiled or heated for more than say 7 minutes at say 56-57 degrees centigrade, तो वायरस मर जाता है। So boiling is a very effective way of killing the virus. और जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आमतौर पे 2 से 14 दिन तक है, 14 days, 2 to 14 days। आमतौर पे 5 और 6 दिन के बीच में होता है।
इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि आज अगर आपका शरीर में वायरस आ गया है तो आज से कितना दिन के अंदर ये सिम्टम डेवलप होगा, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। लेकिन बाद में आपको एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र में या इंडिया में 75% ऑफ केसेस जो है वो एसिम्टोमेटिक है, तो वो बहुत एक अलग सिचुएशन है। ये अभी महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा एज ग्रुप जो अफेक्टेड है अभी 20 to 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है। इसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस है वो थोड़ा कम होते जाता है, और जो 20 साल से पहले का एज ग्रुप है उसमें बहुत कम केसेस हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप जो अफेक्टेड है वो है 21 to 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपका जो पुरुष और महिला का डिस्ट्रीब्यूशन है, 61% पुरुष है जो अफेक्टेड है और 39% महिला है जो अफेक्टेड है अभी महाराष्ट्र में। ये ऑलमोस्ट 10,000 केस का डाटा है। और जो सिम्टम्स है वो है, सबसे जो आम सिम्टम है वो है बुखार, ड्राई कफ, वो खांसी में स्पुटम नहीं निकलता है, टायर्डनेस एक बहुत आम सिम्टम है, जो बॉडी पेन है, हेडेक है, वो भी एक कॉमन सिम्टम है, नेजल कंजेशन होता है, नाक में जुकाम होने के समय में जैसे कंजेशन होता है उसी तरह। बहुत कम पेशेंट में सोर थ्रोट होता है और डायरिया भी होता है, और कुछ बहुत कम पेशेंट में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ये सिम्टम्स है। लेकिन जो महाराष्ट्र में पाया गया है ज्यादा से ज्यादा लोग एसिम्टोमेटिक है। अभी 77% जो लोग हैं उसका कोई सिम्टम नहीं है। ये अबाउट 21% लोगों का सिम्टम्स है। सिम्टम मैंने अभी जो बताया कि बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, आपका बॉडी पेन हो सकता है, लेथर्जी हो सकता है, और 2% में बहुत सीरियस सिम्टम्स होता है। सीरियस सिम्टम्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है और सांस अच्छा से नहीं ले पाता है। अभी ये जो स्लाइड है इसमें दिखाया गया है कि जितना भी मरीज है कोविड-19 का, उसमें कितना परसेंटेज लोगों का कुछ अलग बीमारी है साथ में और कितना परसेंट लोगों का कोई बीमारी नहीं है। जैसे जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन लोगों का डायबिटीज रहता है, जिन लोगों का कार्डियक या हार्ट डिजीजेस रहता है, जिन लोगों का कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी रहता है, उन लोगों के बीच में ये इन्फेक्शन आसानी से फैल जाता है, और उन लोगों के बीच में थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी ज्यादा होता है। और महाराष्ट्र में ये पाया गया है कि 74% का लोगों का कुछ ना कुछ साथ में बीमारी है, बाकी 26% का कोई बीमारी नहीं है। और जो प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस है उसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। 2 आदमी के बीच में मिनिमम 1 मीटर का दूरी हर समय बनते रहना चाहिए। ये सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आपको अभी जो देश का जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप दुनिया का अलग अलग कंट्रीज को देखेंगे वहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है। चाइना में सबसे पहले ये लॉकडाउन के थ्रू पूरा एपिडेमिक को कंट्रोल में लाया गया। तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वो एक नॉन इन्फेक्टेड आदमी के मिक्स में नहीं आ सकता है। अगर उन लोगों का कोई मिक्सिंग नहीं होता है, सोशल मिक्सिंग नहीं होता है, तो यह बीमारी नहीं फैलेगा। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू है सोशल डिस्टेंसिंग। अभी जो लॉकडाउन के कारण हम लोग सब घर पे रह रहा हूँ, कोई भी गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में, चाहे वो मार्केट हो या शॉपिंग एरियाज हो, मेलाज हो, पार्टीज हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और बहुत ऐसा सिचुएशन है जहाँ आप पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान सकते हैं, नहीं फॉलो कर सकते हैं।
तो उस सिचुएशन में जो कॉमन एरियाज है उसका रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से सफाई होना चाहिए। और ऐसा जगह जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहां से अगर कोई लोग कोविड-19 से बीमार हो जाता है और उनका जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट है उनको कम्युनिटी से बाहर ले जाके एक दूसरा जगह में उनको क्वारंटाइन और आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारा जगह है धारावी में और दूसरा स्लम्स में जहां सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी हैंड वॉशिंग है। नहीं तो जो अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर है, 70% अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर है, ये हैंड वॉशिंग इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो सोप है उससे वायरस का जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाता है और उसके कारण वायरस मर जाता है और वायरस दूसरा आदमी के शरीर में नहीं जा सकता है, ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। और हैंड वॉशिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, टॉयलेट यूज करने के बाद या पब्लिक प्लेसेस विजिट करने के बाद या आफ्टर ब्लोइंग द नोज और कफिंग और स्नीजिंग और टचिंग अदर पर्सन्स, उसके बाद हैंड वॉशिंग होना चाहिए। अगर हैंड वॉश करने के लिए पानी का सुविधा नहीं है या साबुन का सुविधा नहीं है तो जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है उससे हाथ बार बार साफ करना चाहिए। और हाथ से आईज, नोजेस और माउथ टच नहीं करना चाहिए। और जो भी कॉमन सर्फेसेस है जहां बहुत लोग टच करता है, चाहे वो डोर नॉब्स हो या कॉलिंग बेल हो या एलिवेटर का जो बटन्स है या जो गाड़ी का हैंड रेल्स है, ये सब एरियाज में टच करने के बाद एटीएम सर्फेसेस है, मोबाइल्स है, तो आइडर हैंड वॉश होना चाहिए ये सब टच करने के बाद, नहीं तो आपको 70% अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। और जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए, कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। हैंडकरचीफ या टिश्यू से फेस को कवर करके कफिंग होना चाहिए या स्नीजिंग करना चाहिए। और अगर आप टिश्यू पेपर यूज करते हो तो उसको तुरंत एक क्लोज्ड डस्टबिन में थ्रो करके डिस्पोज करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी टिश्यू पेपर या हैंडकरचीफ नहीं है तो बेंट अपर आर्म से आपको फेस को और नोज को कवर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग और कफिंग। और स्नीजिंग और कफिंग के बाद तुरंत आपको हैंड वॉश करना चाहिए। और स्पीटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन द ओपन एरियाज। और आपको जो मास्क यूज करना चाहिए, और अगर मास्क आप नहीं खरीद सकते हो तो कोई भी प्रोटेक्टिव क्लॉथ से फेस और नोज को ऑल द टाइम कवर करना चाहिए। और जो स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप्स है उसमें से जो पर्सन्स अबव 60 इयर्स है या जिनका कोई भी अंडरलाइंग डिजीजेस, मेडिकल कंडीशंस है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीजेस हो, डायबिटीज हो, लंग डिजीजेस हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो, किडनी डिजीजेस हो, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यंगर जनरेशन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन मिक्सिंग से ही ये इन्फेक्शन फैलता है। और इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा जो अंडरलाइंग डिजीजेस है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और ज़्यादा एडिड प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी भी बहुत रिसर्च चल रहा है वैक्सीन और मेडिसिन के ऊपर। इफेक्टिव मेडिसिन और इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है। आपको मीडिया में हर दिन दिखाई देगा कि ये एक नया वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। इनफैक्ट महाराष्ट्र का पुणे का जो सेरम इंस्टीट्यूट है उन लोगों ने वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना भी शुरू कर दिया, विद द एजम्पशन कि एक ट्रायल चल रहा है। वो ट्रायल का रिजल्ट अक्टूबर, इस साल का अक्टूबर में आ जाएगा। और इन लोगों का कहना है, सेरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये ट्रायल कामयाब होगा और इसीलिए उन लोगों ने वैक्सीन प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया है। तो ये जो अभी में हम थोड़ा सा जो फियर, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। कोविड-19 के बारे में
लोगों का मन में बहुत भ्रांतियां है, बहुत डर है, बहुत मिथ्स है, और बहुत लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है इन डिफरेंट स्टेट्स, और बहुत सारा अटैक हुआ है ऑन दी हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पीपल एंड दी कोविड वॉरियर्स, जो पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जाता है, चाहे वो कम्युनिटी सर्वाइलेंस के लिए या आईसी अवेयरनेस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या लेबोरेटरी टेस्ट या सैंपल कलेक्शन करने के लिए, उनके ऊपर भी बहुत अटैक हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए कि पॉजिटिव मैसेजिंग, रिपीटेडली पॉजिटिव मैसेजिंग अबाउट कोविड-19 होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप महाराष्ट्र का भी डाटा देखेंगे तो 96% of the people recover from the infection, only 4% die, so that is a very big success, it's a very big achievement. अगर आप इबोला का मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे, इबोला का मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 50% of the people who suffer from Ebola infection they die, whereas the people who are suffering from COVID-19, majority of them they recover and become healthy again. And there is supportive and symptomatic treatment which are available in the hospitals, and the government has made lot of arrangements for the treatment and the isolation of the COVID-19 patients. तो तीसरा बहुत important मुद्दा ये है कि this epidemic can be prevented, can be contained. There are several countries, बहुत countries है जो ये एपिडेमिक को सक्सेसफुली कंटेन किया है। सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। चाइना में 3 महीना के अंदर ही पूरा एपिडेमिक को कंट्रोल करके जो डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उन लोगों ने शुरू कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। न्यूजीलैंड में कोरोना का इलिमिनेशन हुआ है। जो भी केसेस है वो, जो भी ट्रांसमिशन है वो कंप्लीटली बंद करके अभी न्यूजीलैंड में कोई भी सिंगल केस नहीं है, पर्सन नहीं है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। साउथ कोरिया में भी बहुत अच्छा से ये एपिडेमिक को कंट्रोल किया गया है। जापान और सिंगापुर में भी कंट्रोल किया गया है। और योगा और मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इसको प्रमोट करना चाहिए। इससे आपका जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन और फियर कम हो जाएगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। और देयर आर लॉट ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स जहां फोन करके कोई भी अपना जो साइकोसोशल इश्यूज है उसके बारे में प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ये जो सेकंड नंबर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइकोसोशल सपोर्ट का नंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा टेली काउंसलिंग सेंटर्स है जिसका नंबर मैंने अभी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन बहुत एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रहा है। फाइनली जो सर्विस कंटिन्यूटी है वो राजेश्वरी जी ने पहले भी बताया है कि कोविड-19 का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, कंटेनमेंट है, कम्युनिटी सर्वाइलेंस है, उसके साथ साथ जो रेगुलर सर्विसेज है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट सर्विसेज, उसको कंटिन्यू रखना है। एंटीनेटल केयर, रूटीन इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, ये सारा चीज कंटिन्यू होना चाहिए। बिकॉज अगर ये कंटिन्यू नहीं होता है तो बहुत नुकसान होगा और बहुत महिला और बच्चों का मृत्यु का जो दर है, डेथ रेट्स है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के समय में जो कोविड-19 का प्रिवेंशन का जो प्रिंसिपल्स है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करना है, वो सब करके ये सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए मीडिया को एडवोकेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन। खनींद्र, आप प्रेजेंटेशन ये कर लीजिए। मैं अब राजलक्ष्मी नायर जो हमारी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं उनको
निमंत्रण दूंगी वो अपनी बात रखें, क्योंकि कोविड का जो लॉकडाउन हुआ है ये हेल्थ इशू तो है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का इसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे राजेश्वरी जी ने बिगनिंग में कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं राजी को इनवाइट करूंगी कि वो न्यूट्रिशन, इस दौरान न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या करनी चाहिए उसके बारे में आपसे बात करें। Raji, over to you. Swati, thank you, Khanindra, Rajeshwari, and the Tanaji, Rajeshwari setting. म्हणजे राजेश्वरी मॅडमनी कॉन्टेक्स्ट सेट केले की न्यूट्रिशन मध्ये कुठल्या 5 पिल्लरवर आपण भर देणार आहोत आणि काम करणार आहोत, त्याची डिटेल माहिती, तांत्रिक माहिती राजेश्वरी मॅडमनी दिली आणि खनिंद्रनी दिले. तर ओव्हरऑल म्हणजे हे एक एमर्जन्सी आहे, ते आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे, कारण एनिथिंग जे मृत्यू डेथ्स वाढवतात ते एक एमर्जन्सी सारखंच आहे. तर पोषण मध्ये ह्याची परिस्थिती गंभीर का होणार आहे, 2 मुद्द्यावर होणार आहे. एक म्हणजे की ज्या पद्धतीने आता पहिल्यापर्यंत आपल्याला असं वाटत होतं की हे जे हाय राईज बिल्डिंग मध्ये राहणारे लोक, जे ओल्ड एज आहे, ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे, असे लोकांनाच होणार आहे, या एक आपण याच्यात बसलो होतो की म्हणजे हेच आपलं आहे आणि बाकी लोकांना याच्यावर इफेक्ट जास्त होणार नाही, या दृष्टिकोनाने आपण हा कम्प्लीट कोविड-19च्या ह्याच्याकडे बघत होते. पण आता ज्या पद्धतीने जे काय ट्रान्सफॉर्मेशन होते आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला दिसतंय की आता हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन झालेलं आहे. कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे समाजात गेलेले आहेत. म्हणजे आता तुम्हाला केसेस नुसतं बिल्डिंग मधून किंवा बाहेर जाऊन आलेल्या लोकांमध्ये न दिसता आपल्याला धारावी सारख्या स्लम मध्ये सुद्धा दिसायला लागलेले आहे. आजच्या तारीखमध्ये आपल्याकडे 6 किंवा 7 जिल्हे उरलेले आहे जे ग्रीन झोन मध्ये आहे, म्हणजे तिकडे कोविडचं कुठलंही केस नाहीये, पण आपल्याकडे ऑरेंज झोन्स आहे आणि आपल्याकडे रेड स्पॉट्स आहे. आता आश्चर्याची बाब असं आहे की आतापर्यंत आम्ही बसलेलो की नंदुरबार सारखे ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट मध्ये ग्रीन झोन आहे, पण मागच्या आठवड्यामध्ये तिकडे सुद्धा निघालेलं. आता हे कुठे निघतं एक्झॅक्टली, हे म्हणजे सिटी, म्हणजे ज्या जिल्ह्यातल्या जिल्हा हेडक्वार्टर्स आणि अर्बन एरिया जिथे आहे त्या एरियामध्ये तिकडून हे कोविडचे केसेस निघतात. तर कोविडचे केस निघताना खूप काही परिणाम होतो. सर्वप्रथम परिणाम होतो की मानसिक तणाव असतात. का मानसिक तणाव? कारण आपल्याला ह्या रोगाबद्दल किंवा याच्याबद्दल एक भीती असल्यामुळे ते एक तणाव असतात. आणि दुसरं असं आहे की आपण आता पाहिलेले आहे की एवढ्या दिवसामध्ये लॉकडाऊन झाल्यामुळे लोकांना आता काम नाहीये. लोकांना काम नाहीये, त्याच्यामुळे ते परिस्थिती कोणावर येतं? म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपल्याकडे आमदानी नसतं किंवा आपल्याकडे पैसे नसतं किंवा पैसे कमी असतं, ते त्याच्या भर आपला महिला आणि मुलांवर होतो. ओके, तर हे दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिलं तर आपल्याला 2 मुद्दे आहेत. आता आपल्याला शासन निर्णय म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग साठी आणि ट्रान्समिशन प्रिव्हेन्शन साठी काय केलेलं आहे की आता सल्ला आपण अंगणवाडी सेंटर बंद करून ठेवलेले आहेत. का आपण बंद केलेले आहेत? कारण आपल्याला अंगणवाडीमध्ये आपल्याकडे खूप तीव्र कुपोषित मुलं असतात, नाजूक महिला आहे, म्हणजे ज्यांचे आरोग्य व पोषणाची परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे जे गरोदर स्तनदा, ह्या लोकांना कदाचित कोविड होण्याची शक्यता होऊ शकतो. आता आपल्याकडे तसे काही तांत्रिक माहिती नाहीये, पण जे काही माहिती जगातून येत आहे की लहान बच्चूंना सुद्धा कोविड होऊ शकतो, हे आता आपल्याला जगात जे काय आढळलेले आहे ते त्याच्यातून दिसतंय. पण जे काय त्यांना झालेले आहे ते म्हणजे स्पेन, इटलीमध्ये कुपोषणचं प्रमाण नाहीये म्हणून ते मुलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये झालेले नाहीये, पण थोडंफार नवीन जन्म आलेल्या शिशूंना झालेले आहे. पण आपल्या तिकडे तसं परिस्थिती नसल्यामुळे, कारण आपल्याकडे 2 टाईपचे लोक आहे. एक जे नागरी आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणारे लोक आहे, जिथे वातावरण एकदम व्यवस्थित नसल्यामुळे आणि आरोग्याचं ते ऍक्सेस पण कमी असल्यामुळे सुद्धा ते एक कारण आहे. आणि दुसरं आपले जितके ट्रायबल एरियाज आहे तिकडे पण प्रॉब्लेम्स आहे. तर पोषण मध्ये आम्ही 2 मोठं फोकस आहे. एक आहे की आपलं जे गरोदर आणि स्तनदा माता आहे त्यांचा सातत्याने आपण पाठपुरावा करावा.
असे आदेश शासनाने महिला बाल कल्याणकडून एक शासन निर्णय गेलेले आहे की तुम्हाला जर तिकडे जाऊ शकले नाही, आता सर्वेलन्स मध्ये आपली अंगणवाडी कार्यकर्ता आणि आशा घरोघरी जाऊन ज्या एरियामध्ये हॉटस्पॉट्स आहे, क्वारंटाईन आहे, होम क्वारंटाईन, ते पाठपुरावा करतात की किती लोक बाहेरून आले आणि त्याच्या बरोबर मग ते तिकडचे घरांमध्ये सुद्धा विचारतात, जर तिकडे कुपोषित बच्चू असले किंवा स्तनदा माता असले किंवा ते फॉलोअप करतात. तर आदेशप्रमाणे एक होतं की सॅम बच्चू ज्या घरात आहे त्या घरांमध्ये जाऊन आपल्याला हे करायला पाहिजे. स्तनदा माता आणि जे गरोदर माता आहे त्यांच्यावर सुद्धा आपल्याला मॉनिटरिंग करायची गरज आहे. हे असा निर्णय महिला बाल कल्याणनी दिलेले आहे. दुसरा निर्णय जे महिला बाल कल्याणनी घेतलं की आपल्या जे पौष्टिक आहार जे THR आपण अंगणवाडीत देतात ते आता अंगणवाडी बंद असल्यामुळे तुम्ही त्यांना 15-20 दिवसाचे किंवा महिनाभरचं जे आहे THR त्यांच्या घरी तुम्ही द्या, म्हणजे त्यांना तेवढं तरी मिळतील. आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की जिथे ज्या परिवारमध्ये 3 ते 6 वर्षाचे बच्चू किंवा 6 महिन्याचे 3 वर्षाचे बच्चू किंवा गरोदर किंवा स्तनदा माता त्या लोकांना THR मिळतात. पण ते THR जर दिलं तरी त्याच्यामध्ये कडधान्य आहे, भात वगैरे, त्याच्यात काय असतं ते एका परिवार सगळे बसून एकत्र खातात. बच्चूच्या नावावर आले तरी आजची परिस्थितीमध्ये सहकुटुंब ते सगळं एकत्र बसून खातात. तर त्याच्यामुळे काय असतं एक तणाव घरात होतो, कारण आपल्याला पाहिजे तसं मिळत नाही बाहेर, जे आहे ते आपण खाऊन घेतो. तर किती पुरेशा होणार, किती होणार ह्याच्यावर वेगळं चर्चा होतच आहे. की आपण किती देऊ शकतात, डबल देऊ शकतात का? हे सगळं चर्चा चालू आहे, पण त्याला वेळ लागणार आहे. पण दुसरा एक असा मुद्दा आहे, की सर्वप्रथम की बाळ जर जन्माला आलं आणि त्याच्यानंतर जर मात्यांना कोविड असतील, तर तरीही सुद्धा मात्यांनी त्या बच्चूला अंगावरचं दूध पाजायला पाहिजे. 2 गोष्टी मात्यांनी समजून घ्यायचंय. एक म्हणजे तुम्ही मास्क लावा. दुसरं तुम्ही हात व्यवस्थित धुवायचं. कमीत कमी 40 सेकंद व्यवस्थित साबणाने धुवून ते बच्चूला अंगावरचं दूध पाजायलाच पाहिजे. असं कुठेही नाहीये, की आई कोविड असल्यामुळे बच्चूला होणार आणि म्हणून बच्चूला आपण अंगावरचं दूध द्यायचं नाही. उलट या परिस्थितीमध्ये जिथे गंभीर परिस्थिती आहे, जिथे आपलं प्रतिकार शक्ती कमी झालेलं आहे, त्या ह्याच्यामध्ये अंगावरचं दूध देणे फार गरजेचं आहे. कारण त्याच्याने बाळाला रोग प्रतिकार शक्ती मिळतात आणि हे आपल्याला प्रमोट करायलाच पाहिजे. हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी पण सांगितलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा ही गाईडलाईन आहे, की स्तनदा मात्यांना प्रोत्साहन देणे, तिला गाईड करणे, की तिचे नवजात शिशूला अंगावरचंच दूध देणे. काहीही कोणी म्हणून द्या, त्याच्यावर काही हे नाहीये. अंगावरचं दूध द्यायचं. अंगावरचं दूध दिलं म्हणून बच्चूला कोविड होणार असे कुठेही काहीही माहिती नाहीये. हे आपल्याला प्रमोट करायची गरज आहे. का? मग नाहीतर मग मात्यांना असं वाटणार, की मग ते माता बाहेरचे दूध द्यायला सुरू करेल. त्याच्याने काय होणार आहे, की बच्चूला डायरिया होऊ शकतात आणि आपल्याला माहित नाही ऑलरेडी जे परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये बच्चूचं काय होऊ शकतो. तर ही एक मुद्दा आपल्याला सगळीकडे म्हणजे माहिती देणे आणि माहिती आहे का हे पण बघण्याची गरज आहे. दुसरं माहिती असं आहे, की तुम्ही निव्वळ स्तनपान करावे. कोणी काहीही बोलून द्या. निव्वळ स्तनपान करावे आणि 6 महिन्यानंतर वरचं जेवण द्यायचं निव्वळ स्तनपान बरोबर. 2 मेसेज तिकडे असं ठेवायचं आहे, की हात स्वच्छ धुणे. बाळाला जेवण देण्याच्या अगोदर कमीत कमी 40 सेकंद साबणाने धुणे आणि त्याच्यानंतर बाळाला जेवण दिल्यानंतर सुद्धा व्यवस्थित धुणे. बाळाची शी वगैरे हे काढल्यानंतर सुद्धा हात व्यवस्थित. हे 2-3 जे मुद्दे आहेत, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगचं किंवा आपला हात धुणे हे आपल्याला फोकसवर ठेवायचं आहे. आता दुसरं जे गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सातत्याने सांगत आहे, की आपल्याकडे सॅम बच्चू आहे. ओके. तर सॅम बच्चूला आपण काळजी कशी घेणे? आता अंगणवाडीमध्ये येत नाही, तर शासनाने असं केलं, की तुम्ही जे पाकीट देत आहे शासन, ते तुम्ही घरी द्या बच्चूला. मातांना समजून सांगायचं, की घरी तुम्ही ते बच्चूला द्या. द्यायच्या अगोदर हात व्यवस्थित धुणे आणि त्याच्यानंतर बाळाला खायला घालायचं आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ते स्वच्छता राखायला पाहिजे.
तर हे जे माहिती आहे हे देण्याची फार फार गरज आहे आणि फोकस करण्याची गरज आहे. आजच्या तारीखमध्ये काहीही कोणी आपण कितीही बोलून दे, पण ज्या परिस्थितीमध्ये आमचे अंगणवाडी कार्यकर्ता काम करते ते त्यांना कौतुक करण्यासाठी आहे, करण्यासारखं आहे. कारण ते स्वतः वंचित समाजातून येतात, तरीही ते खूप मास्क नसलं तरी ते सगळे लावून घरोघरी जातात, सर्वे करतात आणि ते लोकं त्यांना मारायला पळतात सगळे, तरीही ते सर्वे वगैरे करून काय परिस्थिती आहे ते जाणीव करून घेतात आणि त्या पद्धतीने ते माहिती देण्याची प्रयत्न करतात. दुसरं असं आहे की आता आपण मुलं आहेत त्यांचं आपण वजन घेऊ शकत नाही. कारण वजन घेणे म्हणजे बोलायला आपण म्हणू शकतात की अंगणवाडी उघडं ठेवायला पाहिजे, मुलांचं सातत्याने वजन घ्यायला पाहिजे वगैरे. पण तुम्हाला माहिती आहे की वजन घेतल्यानंतर ते इक्विपमेंट धुवायला पाहिजे. एक-एक बच्चूला आपण वजन घेतल्यानंतर ते इक्विपमेंट धुवायला पाहिजे, त्याला साबणाने धुवायला पाहिजे. कारण प्रिव्हेन्शन ऑफ कोविड. तर ते सोपं नाहीये. कारण एवढं मुलांसाठी आणणे त्यांना अंगणवाडीत किंवा तुम्ही त्यांच्या घरी जाणे, वजन घेणे. तर त्या संदर्भात असं केलेलं आहे की तुम्ही निदान संपर्कात ठेवा. तर काय केलंय आज शासनाचा असा निर्णय झालेले आहे की तुम्ही मात्यांचा WhatsApp ग्रुप करा. तर कार्यकर्त्यांनी काय केलंय, ज्या गावामध्ये मात्यांकडे नसतील तर त्यांच्या वडिलांकडे किंवा त्यांच्या भावांकडे त्यांनी असे WhatsApp ग्रुप तयार केलेले आहे. आणि त्या WhatsApp ग्रुपनी ते काय करतात, खूप खूप म्हणजे बघण्यासारखे आमचे एक कार्यकर्त्यांनी इतकं सुंदर व्हिडिओ केलेले आहे माहिती द्यायची वगैरे, ते अपलोड करून पाठवतात, ज्याच्याने मात्यांना माहिती मिळू शकतात. दुसरं ते संपर्कात आहे की जर तिथे कुपोषित बच्चू आहे तर आजचा काय परिस्थिती आहे, बाळ व्यवस्थित आहे का, बाळ खातात का, हे सगळे प्रयत्न चालू आहे ह्या परिस्थितीमध्ये. आता दुसरं हे आहे की जे ग्रीन झोन आहे, जिथे आपल्याकडे काही नाहीये, त्या ग्रीन झोन मध्ये लोक मीटिंग घेतात, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग लावून चर्चा करतात, वेगवेगळ्या पद्धतीने ते कामं करतात. जसं भामरागड, एटापल्ली, गडचिरोलीमध्ये असं बघण्यासारखे की लोक खूप चांगले इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. नाशिक सारखे शहरमध्ये सुद्धा तिकडचे डेप्युटी CDPOने खूप चांगलं इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे, ज्याच्याने सॅम बच्चूंचं मुलांचं मात्यांचं त्यांनी एक WhatsApp ग्रुप क्रिएट केलेला आहे आणि त्या ग्रुपनी ते माहिती फॉलोअप करतात. म्हणजे 3-4 महिन्या अगोदर आम्ही कधी असं विचार करू शकले नसतील की टेक्नॉलॉजीचा एवढा वापर होणार. पण आजच्या तारीखमध्ये खूप चांगल्या प्रमाणे टेक्नॉलॉजीचा वापर होतात. टेक्नॉलॉजीचा पण चॅलेंज आहे, पण प्रयत्न चालू आहे. आणि माहिती देणे, माहिती व्यवस्थित देणे, कन्फ्युजन न क्रिएट करणे, यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण झालेले आहे. मराठीत माहिती ट्रान्सलेट करून लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचवलेले आहे. आणि सातत्याने आम्ही दर जिल्ह्याचा रिव्ह्यू घेतात. आतापर्यंत आम्ही 14 जिल्ह्याचे रिव्ह्यू घेतलेत की काय अडचणी आहे, कसं आहे, हे सगळं प्रयत्न आमचं चालू आहे. पण आपल्याला माहित आहे स्टेट मोठा आहे, आपल्या स्टेटमध्ये चॅलेंजेस आणि सर्वात मोठं चॅलेंज अंमलबजावणीमध्ये होतोय अर्बनमध्ये. खूप वाईट म्हणजे परिस्थिती अर्बनमध्ये आहे, कारण तेवढं ICDS ची आउटरीच अर्बन एरियामध्ये नाहीये. जसं आपल्या रुरल आणि ट्रायबल एरियामध्ये खूप डिफाईन्ड आणि चांगलं स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे आपले ICDS सगळं ग्रामीण भागामध्ये CO जिल्हा परिषदच्या खाली असतात. त्याच्यामुळे काय असतं, कन्व्हर्जन्स व्यवस्थित होतात. अर्बनचे जे CDPOs आहे किंवा अर्बनचे प्रोजेक्ट ते कुठेही नाहीये, ते डायरेक्टली कमिशनरेटला ICDSला रिपोर्ट करतात. त्याच्यामुळे कन्व्हर्जन्सचा स्कोप अर्बनमध्ये ICDSला फार कमी आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचा दुष्परिणाम सुद्धा आपल्याला दिसू येतो, कारण सगळ्यांकडे आपण पोहोचू शकत नाही आणि ICDSची कव्हरेज सुद्धा अर्बनमध्ये फार 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 कमी आहे. ही एक खूप मोठी चॅलेंज महाराष्ट्राच्या समोर आज उभा आहे की आपण अर्बनसाठी काय करणार, कारण कुपोषण अर्बनमध्ये तेवढंच आहे जेवढं रुरल आणि ट्रायबल एरियामध्ये आहे. आणि कोविड नंतर काय होणार आहे परिस्थिती हे आपल्याला बघून घ्यावं लागणार. दुसरा एक इश्यू आहे की आपण आता लोकांना काम नसलं किंवा घरात नाही, तो फूड सिक्युरिटीवर इश्यू होऊ शकतो. फूड सिक्युरिटी म्हणजे ज्या पद्धतीने ज्या टाईपचं जेवण मिळतात का, आणि मिळतात म्हणजे नुसतं पुरुषांना नाही, महिलांना, मुलांना मिळतात का नाही, किती वेळ मिळतात, किती वेळ ते आणू शकतात. भाज्यांचे सुद्धा प्राइसेस वाढलेले आहेत. मग काय करणार आपण? तर मग जे बिस्किटं असतील ते सगळं
टेंडन्सी आहे आपण ते आणून देणार. तर आपल्याला ते सुद्धा एक दृष्टिकोनाने बघावं लागणार की आपण फूड सिक्युरिटीला कसं ऍड्रेस करणार. यासाठी आपल्याला वेगळे विचार काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये कोणाचा सहभाग घ्यायचा आहे, हे सगळं एकंदर ही परिस्थिती आहे. आणि ह्याचा इफेक्ट आता कुपोषणावर कसं होणार आहे हे पुढे जाऊन आपण 2-3 महिन्यानंतरच बघू शकतात डेटावर की कुपोषण वाढलेत का किंवा काय आहे. आणि अर्बन मध्ये हे खूप मोठं चॅलेंज आहे. तर हे फार गरजेचं आहे की आपल्याला हे बघायचं आहे की आपल्या गरोदर मातांना IFA मिळालेत का, गरोदर मातांचे सातत्याने फॉलोअप होतोय का आशा अंगणवाडी ANM बरोबर, आपली गरोदर माता हॉस्पिटलमध्ये जाऊन डिलिव्हरी होतो का हे बघायचंय, बच्चूंना स्तनपान होतं की नाही. आणि हे एमर्जन्सी असल्यामुळे या मुद्द्यावर आपल्याला जास्तीत जास्त फोकस करायचा आहे, कारण आपल्याकडे व्हलनरेबिलिटी वाढलेले आहे. आणि ह्या नाजूक परिस्थितीमध्ये हे जे इंटरव्हेन्शन्स आहे हे महिला आणि मुलांना जास्तीत जास्त सक्षम ठेवणार, आरोग्य चांगलं त्यांचं राहू शकतात, पोषणाची परिस्थिती त्यांच्या चांगलं राहू शकतात, ह्याच्यावर आपल्याला लक्ष देणे फार गरजेचं आहे. तर इन अ टोटल ह्याच्यामध्ये पोषणामध्ये ह्याच्यावर जास्त भर देण्याची फार फार गरज आहे, कारण शेवटी ह्याचा परिणाम पुढे होऊन मुलांचा पोषणाची परिस्थितीवर होऊ शकतात. तर हे एक तांत्रिक माहिती आणि अंमलबजावणीचे जे गॅप्स आहेत त्याच्यावर आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. सो थँक यू. एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हम थोड़ा सा बाद में लेंगे राजी. मेरा 7-8 मिनट का मैं अभी बात करूंगी कि एक्चुअली इस इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीजों पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एज मीडिया पर्सन्स एंड जो हम लोग कम्युनिकेशन में है. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. 10 मिनट के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है? इस जो परिस्थिति हमारे यहाँ हुई है इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि अभी लोग बहुत बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में हैं, और व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा, व्हाट्सएप या फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है. और इस वजह से 2-3 चीजें हो रही हैं. एक तो मैसेजेस सारा सोशल मीडिया के द्वारा जा रही हैं और दूसरा फेक न्यूज बहुत हो रहा है. जब शुरुआती दौर पे लॉकडाउन हुई थी मुझे पता है कि एक मैसेज बहुत चल रहा था कि रशिया में रोड्स में लायंस और टाइगर्स घूम रहे थे जबकि वो एक फिल्म की सीन थी. तो फेक न्यूज की वजह से बहुत लोगों में, जैसे एक थोड़े दिन पहले ही एक फेक न्यूज हुआ जिसकी वजह से बांद्रा स्टेशन के पास बहुत लोग आके जमा हो गए क्योंकि किसी ने उनको बताया कि आपको घर जाना है. जिस वजह से गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस भी लेकर आई हैं कि अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड करता है तो उनको दंडावेश भी मिलेगा या दे विल बी जेल. सो द प्रॉब्लम इज हम लोग फेक न्यूज के बारे में जितना थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज आगे जा रहे हैं. तो कोई भी अगर व्हाट्सएप में हम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम ये देख लें कि वो सोर्स कहाँ से है, किसने फॉरवर्ड किया है, ये कोई ऑथेंटिक सोर्स है क्या, ये थोड़ा सा देख के हमें फॉरवर्ड करनी चाहिए. और जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो मास्क का जैसे सबने कहा कि इस्तेमाल बहुत जरूरी है. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यूनिसेफ, जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये लोग कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू काफी शुरू किए हैं. तो उन्होंने मास्क के बारे में भी एक कैंपेन शुरू की थी कि किस तरीके के मास्क होने चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क को किस तरह से, जैसे खनींद्र ने कहा, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर सवाल जवाब के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम रखेंगे. हाथ कैसे धोना चाहिए, 20 सेकंड अगर है तो कौन से 6 स्टेप्स को लेकर हाथ धोने चाहिए. फिर दूसरा जो बात बहुत आगे उठ के आ रही है कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बहुत है
कोई कह रहा था जब कोरोना की शुरुआती दौर में, मुझे पता है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस नहीं होगी, लोग क्योर हो जाएंगे। अब भारत में ही गर्मी के समय में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। किसने कहा कि आप लहसुन खाओगे तो कोरोना वायरस नहीं रहेगी? कहाँ से बात ये उठी कि जब आप अगर गर्म पानी पिएंगे तो नहीं होगी कोरोना वायरस? एक्चुअली सच ये है कि क्वेश्चन आंसर के टाइम आप पूछ भी सकते हैं कि अभी रिसर्च चल रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे कहा कि मास्क पहनना, ये कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, और हमको जो अपनी इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन में रहते हैं तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें या कुछ कुछ स्टेप करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गर्म पानी पी लिया या ये कर लिया तो कोरोना का वायरस स्प्रेड नहीं होगा। इसलिए बहुत, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स हैं तो वो बीच में बहुत चला कि कितने % अल्कोहल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, WHO है या यूनिसेफ है, इन सबके जो कम्युनिकेशन के सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, आप प्लीज वो मैसेजेस देखें। बहुत सारे जो अलग मैसेजेस आ रहे हैं उनको नहीं देखें। ये पूरा जो इसमें फिल्में भी हैं, और ज्यादातर जब बच्चे घर में रहते हैं तो किस तरह की चीजें करनी चाहिए, बच्चों के साथ एंगेज कैसे करने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं तो उनपे भी काफी असर पड़ता है और उनके मेंटल इश्यूज होते हैं, जिससे जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे राजेश्वरी ने कहा था, वो भी काफी बढ़ रहे हैं। ये कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ छोड़ रही हूँ जो आपको बाद में भी मिल जाएगा। एक और बात है कि आप लोग फील्ड में जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भी जर्नलिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले तो वो लोग मास्क नहीं पहले पहनते थे, लेकिन आप जब मास्क पहन रहे हैं या ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ज्यादातर फोन पे रिकॉर्ड करिए, या जैसे ऑल इंडिया रेडियो में आज भी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाना पड़ता है तो दूरी बनाए रख के रिकॉर्डिंग करिए। दूसरा, लेपल जो माइक्रोफोन होता है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप हैंडहेल्ड शॉट्स रखिए। ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे ले सकते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको कि जिनके सवाल हैं, हमारे साथ राजेश्वरी, खनिंद्रा और राजी हैं, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। सारे जो सेफ्टी जो गाइडलाइंस हैं जर्नलिस्ट के, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूंगी ईमेल के माध्यम से, और ये सारे प्रेजेंटेशंस भी आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम लोग सवाल एक एक करके ले सकते हैं। किसी के सवाल हैं कुछ? आप लोग अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सतीश सरांचा हात म्हणजे हँड वर हिज रेज्ड हिज हँड. सतीश सर काही म्हणायचं आहे का? तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करायला लागेल तुम्हाला. हा. हॅलो. हॅलो. हा, सतीश सर काही प्रश्न आहेत का? हो, आवाज येतोय का माझा तुम्हाला? हो, येतोय. ओके ओके. हा, मला मॅडम असा प्रश्न विचारायचा आहे की आपण याआधी पण म्हणजे आता राजे मॅडमनी पण सांगितलं की पोषणावरती खूप भर दिला पाहिजे. तर आता अशा कुठल्या अशा टू दी पॉइंट गोष्टी लोकांना सांगितल्या पाहिजेत किंवा लिहिल्या पाहिजेत की तुमच्या पोषणामध्ये या आहारांना, या पदार्थांवरती भर द्या. कारण का की आता बऱ्याचदा असा गैरसमज पण एक निर्माण व्हायला लागलाय की मांसाहार खाल्ला तरी पण कोरोना व्हायरसच्या तर तो ती साथ फैलावेल का, तर ती एक भीती पण आहे. तर म्हणजे दोन गोष्टी आपल्याला साधायच्यात की एक पोषण व्यवस्थित व्हायला पाहिजे
आणि अन्न सुरक्षा आपण ज्याला म्हणाल्या मॅडम आता, की मला अशा कुठल्या आपण सांगूयात लोकांना की त्या गोष्टी त्या पोषणामध्ये घेतील. Will you take the question? हाँ मैडम. राजी, हाँ बोलो. वो क्वेश्चन आपके लिए था, आप आंसर करेंगे? हाँ. So what is the question, Swato? मॅडम प्रश्न हा होता की तुम्ही अन्न सुरक्षा, पोषण याची खूप गरज अधोरेखित केली, तर अशा कुठल्या घटकांचा आहारामध्ये समावेश असायला हवा, ह्याबद्दल काय सांगाल? आणि दुसरी एक गोष्ट आहे की मांसाहाराबद्दल एक लोकांमध्ये गैरसमजाचं वातावरण निर्माण झालंय, ते खाल्ल्यामुळं काही प्रादुर्भाव होईल का वगैरे, तर या संदर्भात एक सांगाल. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आहारात काय समावेश असायला हवा जेणेकरून लहान मुलांसाठी ते महत्वाचं असेल आणि मातेसाठी. दोन आता तुम्ही मी पहिले मातांसाठी सांगते की माता जर गरोदर आहे त्या गरोदरपणात मातांना आणि ते वाढणारे बच्चू पोटात ते दोघांसाठी पौष्टिक पोषणची फार गरज आहे. ठीक आहे. त्यासाठी आपल्याकडे जे घरी आहे उपलब्ध म्हणजे आपले भाजी, आपल्या कडधान्य, डाळ, भात, हे सगळं मात्यांसाठी गरज आहे. आणि कारण पोषणाची गरज आहे मात्याला, आपल्या स्वतःचं रक्त वाढण्यासाठी, स्वतःच्या पोषणासाठी, आणि तिचं पोषण जर चांगलं राहिलं तर ती बाळाची व्यवस्थित काळजी करू शकतात. हे फार गरजेचं आहे. तर त्यासाठी असं जे आपलं घरगुती जेवण आहे ते द्यायचं. मग लोहाची गोळ्या जे आहे ते खायला पाहिजे, कारण त्याच्यानी रक्तक्षय कमी होतो, ॲनिमिया कमी होतो. कारण कमीत कमी 50 ते 60% जे महिला आहे आपले, त्या महिलांमध्ये ॲनिमियाचं प्रमाण खूप जास्त आहे. ॲनिमियाचं जर प्रमाण महिलांमध्ये जास्त असलं तर ते जन्माला देणारे बच्चू असतात, ते कमी वजनाचे बच्चू जन्माला येतात आणि मात्याचं स्वतःचं जीवावर सुद्धा धोका असतात. म्हणून ॲनिमियावर काम करणे आणि मात्यांना व्यवस्थित जे काय आहे जेवण देणे फार गरजेचं आहे. दुसरं असं पण आहे की आपला जे बच्चू जन्माला आल्यानंतर निसर्गाने दिलेलं सर्वात मोठं देणे मात्याची आईचं दूध. ओके, ते गरीब असून ते श्रीमंत आहे, त्या आईचं दूध बाळ जन्मात आले 1 तासात द्यायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये चीक दूध आहे, त्या चीक दूध मध्ये सर्व प्रकारचे जे प्रथिन म्हणा किंवा द्रव्य म्हणा ते गरज आहे. 6 महिन्यापर्यंत निवळ स्तनपान, वरची काहीही द्यायची गरज नाहीये, कारण स्तनपान त्या बाळाचं वाढ आणि विकासासाठी व्यवस्थित देवाने दिलेलं आहे. 6 महिन्यानंतर बाळाचं जे वाढ असतं ते दुप्पट असतं. तर त्यासाठी स्तनपान बरोबर वरचा आहार द्यायला पाहिजे. आता वरचा आहार म्हणजे काय द्यायचं? बाळाचं पोट लहान असतं. ओके, तर त्या लहान असल्यामुळे जे आपण देणार आहे त्याच्यामध्ये सूक्ष्म घटक आणि पोषण ते घट्ट असायला पाहिजे. म्हणजे की आपण मॅक्सिमम बाळाला जेव्हा सुरू करतो 1 चमच 2 चमच असतं, तर ते जे काय देते ते घट्ट असायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये तेलचं प्रमाण असायला पाहिजे आणि ते जे केलेले आहे ते व्यवस्थित साफसुथरा. आपण सुरू करताना काय करू शकतो की खिचडी केली तर थोडीशी भात आणि डाळ ते थोडा तुपात किंवा तेलात हे करून त्याची पावडर करून त्याच्यामध्ये आपण मीठ आणि थोडीशी काय भाजी असते ते घालून मस्त कूच करून दिलं तर बाळ खाऊ शकतात. आणि त्याच्याबरोबर आईचं दूध. आणि आपण ते वरचा आहार हळू वाढवतात. आणि ते वाढवत आपण नेतात. आणि ते जितकं आपण अन्न घटक वाढवणार, 6 ते 8 महिना जे बाळाचं असतं त्यावेळी जिभेला स्वाद हे तयार होतो. म्हणजे 6 ते 8 महिन्याच्या बाळाला आपण जेवढं व्हरायटी म्हणजे जे पदार्थ देऊ शकणार तेवढं बाळाची क्षमता असते घेण्यासाठी. 6 ते 8 महिना जर तुम्ही बाळाला नुसतं बिस्किट खायला दिलं किंवा हे दिलं, बाळाला चव डेव्हलप होत नाही. हे चव येण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ देऊ शकतात. जे लोक मांस मच्छी खातात ते लोक देऊ शकतात. जे लोक मांस मच्छी खात नाही ते आपली भाजी, फळं आणि खिचडी, सर्वात उत्तम महाराष्ट्रामधला
एक्सलंट जेवण जे आहे आपली खिचडी, त्याच्यामध्ये आपण डाळ घालतात, भात घालतात, भाजी घालतात, तूप घालतात, म्हणजे इतकं अन्न, सुपर्ब अन्न कुठेही नाहीये. हे जर आपण बाळाला दिलं व्यवस्थित, तर त्या बाळाला वाढ आणि विकासासाठी व्यवस्थित आहे, बाळाचा तो डेव्हलप होतो, हे सगळं आपण देऊ शकतात. असं कुठेही नाहीये की मांस मच्छी देणे नाही. ज्या समुदायामध्ये किंवा या कालावधीत पण दिलं तरी चालेल मांस मच्छी? तिथे कुठेही तसं नाही. एवढंच बोललेलं आहे, तुम्ही मच्छी किंवा जे काय देत असतील ते व्यवस्थित साफ करून शिजवून द्यायला पाहिजे. कोणी मांस मच्छी थांबवलेलं नाही. आता काय झालंय तुम्हाला सांगू का, म्हणजे ज्या ज्या ह्याच्यामध्ये आता आपले कीर्तनकार लोक असतील किंवा आपले जे काय आहे ते म्हणतात आता खाऊ नका, कोविड झालेले आहे, कोविड हे मटण आणि मच्छीने येतात, कारण चायनामध्ये असे झाले, असे लोक खूप बोलतात. मग आपल्या समाजाचे लोक घाबरलेले आहेत. तर घाबरल्यामुळे ते काय करतात, नको 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 देऊ, काय द्यायचं नाही, काय खरं नाही, काय होऊ शकतो, असं काय नाही. आपण व्यवस्थित साफ करून शिजवून देऊ शकता. जर तुमच्या घरी खात असतील तर तुम्ही बच्चूला देऊ शकतात. काही असं बंधन नाहीये की नाही द्यायचं, पण साफ करून शिजवून व्यवस्थित पचण्यासारखं जर आहे तर देऊ शकतात. त्याच्यामध्ये काही हे नाहीये. तर तसं काही कुठेही माहिती दिलेलं नाही. बाळाचा वाढ आणि विकासासाठी जे द्रव्य पदार्थाची गरज आहे हे देण्याची फार गरज आहे. तिथे कुठे असं कोणी सांगत नाही की नाही देऊ नका. ओके. सच्ची, आपका एक सवाल है, शायद आप सवाल पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? रुचा, क्वेश्चन फॉर मी? हाँ, क्वेश्चन मेरे लिए है क्या किसके लिए? नहीं, वो रेज हैंड किए हैं। ये पहली बार एक्चुअली मेनी पीपल आर यूजिंग जूम ना, सो देयर इज अ लिटिल टेक्निकल डिफिकल्टी। मैं वही उनसे पूछ रही हूँ। रुचा, Hello. I think there is some issues. Yeah, I'm here, ma'am. हाँ, असद, आपका ऑडियो अनम्यूट किया है, आपको सवाल होगा तो आप पूछ लीजिए, हम सुन सकते हैं आपको। Ma'am, I'll try calling Asad sir. Till then, if anybody else has questions, they can ask. If their audio is not audible, they can even type their questions in the chat आप box. लोग ये चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। Then we can look at the question. I think Satish also has his hands up. Satish Deshpande. मैंने पूछा मैडम। हाँ, उन्होंने पूछा राजेश्वरी। We have a question from you can lower your hand. we have a question from Mahesh Joshi from Aurangabad. There are a lot of rumors about spreading COVID-19 through hard copy of newspapers. As a result, distribution of newspapers is stopped in many places in the state. What are your views on it? Yeah, Khanindra's answered. Khanindra? Right. I'll read out Khanindra sir's answer also. Answer to Mr. Mahesh's question: if SARS-CoV-2 spreads through newspapers, no, SARS-CoV-2 does not spread through newspaper, currency notes, etc. Yeah, actually, पहले जो बात थी ना कि बहुत देर कुछ दिन न्यूज़पेपर्स बंद हुए क्योंकि लोगों ने ये था कि न्यूज़पेपर से होगा, बट अभी हमारे घरों में न्यूज़पेपर्स आती है, उससे स्प्रेड नहीं होता है। There is also another question, I think, ना, और
असद जी आप टाइप कर लीजिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो, अगर माइक का प्रॉब्लम हो रहा है आप टाइप कर लीजिए। और किसी के कोई सवाल हैं क्या एट दिस स्टेज? या एक और चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज जो अच्छी बात है वो ये कि आप लोग जिन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जैसे नासिक से कुछ लोग हैं, बॉम्बे से हैं, तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आज यहाँ मिली है, हम लोग YouTube का जो लिंक है वो डायरेक्ट आप लोगों को भी भेजेंगे, ताकि आप लोग ये मैसेजेस जो करेक्ट हैं, जो सही हैं, आप उनको स्प्रेड करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Rucha, are there any questions, or we can end it right now? And if they have further questions, we can always take it later. You know, they can always write back, and we can send replies to them. Yeah. Yes. I can coordinate that, ma'am. कुणाला हाँ. असतील तर तुम्ही मला WhatsApp वर किंवा फोनवर सांगू शकता. मी Exactly. स्वाती मॅमला सांगून काही उत्तरं मिळतील का, तो म्हणजे जे उत्तर मिळेल ते तुम्हाला कम्युनिकेट करू क्योंकि शकते. पूना में शायद लोड शेडिंग है, so 2 people had to leave because of the load shedding in Pune. किसी का शायद एक सवाल है राजेश्वरी के लिए. असंगठित क्षेत्र के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आई थिंक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए यूनिसेफ क्या काम कर रहा है? राजेश्वरी, यू कैन आंसर दिस. आंसर शुड बी इन हिंदी और इन इंग्लिश? सतीश जी, इंग्लिश जो भी चलेगा राजेश्वरी. ओके, ये जो असंगठित क्षेत्र है, हम ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो अभी फिलहाल शेल्टर कैंप या शेल्टर होम्स में रुके हैं। ये शेल्टर होम ज्यादातर स्कूल्स हैं या स्टेडियम्स हैं जहां पर लोगों को बिठाया गया है। ये या तो विद इन द स्टेट के माइग्रेंट लेबर होंगे या आउटसाइड द स्टेट के माइग्रेंट लेबर होंगे। तकरीबन 7.5 लाख लोग यहाँ पर स्थगित हैं कोविड के कारण, और हाल ही में करीब 1-2 दिन पहले सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि ये जो बाहर के स्टेट के लोग हैं उनको भिजवाया जाएगा। पर उस भेजने में के लिए भी हमने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तय किया जिससे जितना कम ट्रांसमिशन हो सकता है कोविड का उतना हो। इसीलिए जैसे उन्होंने एस्टिमेट किया कि करीब 5400 बसेस के ट्रिप्स होने चाहिए। सिर्फ उनको, सपोज किसी को यहाँ से पंजाब जाना होगा, किसी और को इंदौर जाना होगा, किसी और को कहीं और जाना होगा, उड़ीसा को जाना होगा, ये सब मिला के देयर इज अबाउट 5400 बस ट्रिप्स। वो एक बात है। सेकंड, हर बस में कैसे सैनिटाइज किया जाएगा, ड्राइवर और क्लीनर के अलावा कैसे पुलिस पर्सनल होंगे, कुछ माइग्रेंट्स ऐसे होंगे असंगठित क्षेत्र से जो सिर्फ महिलाएं ही हैं, या कोई ऐसे जगह में बच्चे भी होंगे जो कि अनअकम्पनीड हैं, मतलब उनके माँ बाप उनके साथ नहीं हैं। इस सिचुएशन में उनके जो ICPS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, उनके स्टाफ ऐसे बच्चों के साथ एज अकम्पनिंग अडल्ट इनके साथ जाकर उनको उनके जगह तक पहुंचाने का दायित्व इन्होंने ले रखा है। सो इसके लिए जो प्रोसीजर लिखना है जाने के भिजवाने के पहले, उसमें हमने सरकार की बहुत मदद की है, जिसमें काफी कुछ हमारे सजेशंस को उन्होंने उनके गवर्नमेंट ऑर्डर में निकाला था। तो ये हम उनके लिए काम कर रहे हैं। पर जिनको मान लीजिए कोल्हापुर या शोलापुर से वापस बीड़ जाना होगा या वापस जालना जाना होगा, उनके लिए भी अलग तरीके से प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो एक आउटसाइड स्टेट के लिए और एक विद इन द स्टेट के लिए। और उसमें कॉमन जो चीज था कि जो सिलेक्टेड पॉइंट्स होंगे, 5 या 6 ऐसे एग्जिट पॉइंट्स जहां से लोग जाएंगे, और 5 या 6 ऐसे एंट्री पॉइंट्स होंगे जहां से महाराष्ट्र लोग जो अन्य स्टेट में है उनको वापस आने का, ताकि जहां जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनका क्वारंटाइन, उनका टेस्टिंग होगा, और अगर वो उनका टेस्ट नेगेटिव निकला तो ही वो जाएंगे। वैसे ही जो महाराष्ट्र के माइग्रेंट वर्कर्स बाहर स्टेट से इधर आ रहे हैं, जैसे गुजरात से आ रहे हैं या कर्नाटका या तेलंगाना से आ रहे हैं, उनका भी चेकिंग करने के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद उनको उनके घर तक भिजवाने का दायित्व सरकार का है। सो इसमें जो प्रोटोकॉल जरूरी है ताकि डिजीज को और न फैलाया जाए, उसमें हमने सरकार को मदद की प्रोटोकॉल लिखने में, तैयार करने में।
स्वाति हाँ, हाँ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। एक हाँ, बोलो। सुशील ने पूछा है कि कुछ बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है घर में रह के, तो उसके बारे में कुछ कोई कोणी उत्तर देईल का? हाँ, राजेश्वरी, can you talk about it? Yes. Yeah, So, please. जो लोगों को घर में ही घर से काम करने को दायित्व दिया गया है, हो सकता है कि उनको थोड़े दिन बाद, पहले तो अच्छा लगेगा कि चलो बहुत दिन के बाद हमको घर से ही काम करने का मौका मिला। एक हफ्ते बाद पता चलेगा कि ये अच्छी तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, घर से भी तो काम कर रहे हैं पर घर के लिए भी काम कर रहे हैं हम, सो हम डबल वर्क कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि मेंटल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जरूरी है कि हम एज पेरेंट्स, अगर हम बच्चों की माँ बाप हैं, अगर हम अडल्ट हैं, तो हमें अपने मानसिक स्तर को बैलेंस में रखना पड़ेगा और बच्चों को भड़काने के बजाय हम अपने ही मैच्योरिटी को सबसे पहले काबू में रखना होगा। और उसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो खुद के साथ भी कर सकते हैं, ताकि हमारे स्ट्रेस लेवल्स उतना बढ़े ना। और अगर हम अपना वर्क और लाइफ को इस तरह से बांट लें कि पहले हम अपने काम देख लें, घर का काम देख लें, फिर अपना ऑफिस का भी काम देख लें, ताकि ये नहीं कि हम 24 घंटे ऑफिस का ही काम कर रहे हैं या 24 घंटे घर का ही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें दोनों को साथ में लेकर जाना होगा। और ज्यादातर जहां तक हम बच्चों की परवरिश की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारा स्ट्रेस लेवल बच्चों तक नहीं पहुंचने का जिम्मेदार हम ही हैं। उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ ड्राइंग या उनके साथ पेंटिंग या इवन उनके साथ एक्सरसाइज करना, साथ ही साथ यही मौका है इस अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का। सो मेंटल स्ट्रेस नहीं लेकर उसको एक, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हम कैसे कन्वर्ट करें वो हम पे है, और इसको ही हमें पहचान कर मेंटल स्ट्रेस को निकलवाना है हमारे शरीर और दिमाग से। ओवर। सुशील Add something. Sorry. Just this might राजेश्वरी मॅम ज्या बोलल्या त्यालाच ऍड करायला एवढं आहे की पुण्यात, मुंबईत आणि महाराष्ट्रभरात कितीतरी स्वयंभावी संस्था ही मेंटल हेल्थवर काम करतायत आणि ते फोन थ्रू सपोर्ट प्रोव्हाइड करतायत. जसं की मुंबईमधल्या टिस्टचं आयकॉल सेंटर आहे किंवा पुण्यात कनेक्टिंग NGO आहे जे सुसाईड प्रिव्हेन्शन, त्याच्यानंतर पेरेंट्सला होणारा स्ट्रेस किंवा जे आता बेरोजगार झाले आहेत ह्या कालावधीत, तर त्यांच्याशी जर कोणाला बोलायचं असेल तर ते नंबर्स मी अवेलेबल करून देऊ शकते आणि ते आपल्या प्रेझेंटेशन बरोबर शेअर करू शकते. बरोबर. सुशील, अजून काय विचारायचंय का? सुशील, I think Asad ji has a question. So if he cannot get it, can we just, he can type it, then we can take his question. Asad ji ka, he has raised his hand, Rucha. So can you just, Asad ji, आप type कर सकते हैं क्या chat box में? Ma'am, I'll try to call Asad sir after this and take his question and get back to you. क्योंकि मैं सर को फोन करने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू. आई हैड वन मोर क्वेश्चन मैम, विच वाज कि हम फेक न्यूज के बारे में बात कर रहे थे और हर एक पॉइंट पे हमने डेटा के बारे में भी बात की. सो कैन वी प्लीज शेयर 2 or 3 गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन apart, not just about numbers, but also in terms of journalists who want to follow up on a story or who want valid and evidence based data. वो कौन से sources के माध्यम से वो data ले सकते हैं? हाँ. Can Rajeshwari and Khanindra and Raji answer this? कि क्या authentic sources से information we can collect in terms of data, evidence or information per se? Right now, it is WHO and UNICEF as the source of information. But for doing stories, it is up to you journalists to go out there. But if you want the technical information about the epidemic, please use WHO and UNICEF sources. Thank you. Yeah.
Khanindra, you have anything to add on this? Regarding the data on the number of cases who have been infected and number of persons who have passed away, as well as the response in terms of how many hospitals have been established as COVID hospitals or COVID health centers. Your voice is not clear, Khanindra. Can you be a little louder? Okay. Regarding the technical information, it is WHO and UNICEF. But regarding the prevalence and the epidemic, how it has progressed, how many COVID persons have been infected, how many have passed away. So all those information is available in the websites of different state governments as well as Government of India. And the website of Government of India also provides a lot of information on, say, use of personal protective equipment, on the use of disinfectants, on what to do in the slum areas, on how the epidemic can be contained in any community, cluster containment plan. It is the utility of the drugs. So all those information is available in the Ministry of Health and Family Welfare website. So the journalists can get a lot of evidence and information about From there, okay, from fine. there. And there is another question from Mr. Satish Deshpande, which I'd like to answer right away. दवा कब आएगी? हम लोग मतलब लोग हमें पूछते हैं, हम उन्हें क्या कहें? एक्चुअली दवा कब आएंगे वो मुझे भी पता नहीं है, बहुत सारे रिसर्चेस हो रहा है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए दवा बहुत मुश्किल है, लोगों के पास बहुत इफेक्टिव दवा नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक यूज करने से हमेशा के लिए क्योर हो जाता है, ऐसा वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है। एक बात तो वो हो गया। दूसरा बात हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि कोविड-19 एपिडेमिक है वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में अगर 2%, 3% ऑफ द पॉपुलेशन गेट इन्फेक्टेड, सरकार को बहुत मुश्किल होगा ये सब लोगों को दवा देने के लिए। तो हम लोग वैक्सीन के ऊपर और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वैक्सीन मेरे ख्याल से अगर निकल जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। ओवर। Thank you, Khanindra. Raji, What? For nutrition related data, which will be the authentic sources, because there's a lot of information that goes out about Anganwadi workers and all that, so which would be the authentic sources? See, technically, Swati, authentic sources will be the ICDS CAS data, जो अभी थोड़ा बंद करके रखा है because of social distancing issues and screening and all that. That is also something guidelines which was issued by Government of India. और NFHS 4 का जो data है वो NFHS 5 तो अभी release हुआ ही नहीं है. So it will be largely the ICDS data that is being used through CAS. अब ये जो क्षेत्र है ये इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये कि आज का जो ये डिस्कशन हुआ है हम लोग छोटे ग्रुप में हैं और डिस्ट्रिक्ट से मुझे पता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी इशू हो रही है। तो ये जो आज हमने एक शुरुआती की है आप लोगों के साथ ये चर्चा करने में ताकि सही और सही इंफॉर्मेशन सब लोगों को जाए और हम ये रिकॉर्डिंग और सारे प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर करेंगे ताकि ये आगे लोगों के पास पहुंच सके और आप लोगों का जो भी सवाल होगा जो भी प्रश्न रहेंगे वो सारे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगी राजेश्वरी, राजी और खनिंद्र को यूनिसेफ की तरफ से धन्यवाद देने के लिए क्योंकि आज शनिवार है और ये आफ्टरनून में सबको कहना कि इस तरह का ओरिएंटेशन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट द इश्यूज। चरखा को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मीडिया हमने शुरू की चरखा के साथ जो फेलोशिप लास्ट ईयर तक हुए थे और
मुझे खुशी है कि सारे फेलोज आए हैं, कि इनकी ये सब डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। बॉम्बे में जो जर्नलिस्ट हैं या पुणे में कुछ हैं, उनको इंफॉर्मेशन थोड़े इजीली मिलते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट टाउन तक ये पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा, मैं इसलिए रुचा और अलका आप दोनों को बहुत धन्यवाद दूंगी, और ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कोऑर्डिनेटिंग फॉर दिस मीडिया, यू नो, पर्टिकुलरली दिस जूम लिंक, और यूट्यूब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको अगर कोई भी सवाल है, प्लीज आस्क रुचा एंड अलका सो दैट दे गेट बैक टू अस, और हम आपको शेयर कर लेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है। आई विल शेयर इट विथ यू फ्रॉम यूनिसेफ, ठीक है? So thank you everyone for this discussion and interface. Thank you. Thank you Swati, thank you Alka, thank you so much. Thank you. Thank you. आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही जे काही माहिती आहे This is Raji, just the beginning of the one of the round tables. So we will have these small round tables, because technology is becoming an issue from the districts, Raji, where load shedding is happening big time. So thank you. We'll again come back with the questions, and yes, there are chat box. I'll share all the presentations with all of you. So big thank you, Rajeshwari. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, everybody.